चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या गुड नाइट जो भी बोलिए, अभी रात का समय हो रहा। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड पे लिखा गया है क्या, बीपीएससी टारगेट क्लास पॉलिटी। ठीक है, तो बीपीएससी टारगेट क्लास, ये जो बीपीएससी एग्जाम होने वाला है 8 मई को, उसी को ध्यान में रखकर ये बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया मेरे पास कि जो टारगेट क्लास जितने भी होते हैं, जैसे कि प्रत्येक सब्जेक्ट का एक टारगेट बैच बनाइए, टारगेट क्लास बनाइए, उसमें एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो मैं उसी के संदर्भ में मैंने क्या किया है कि जो पॉलिटी में जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन वगैरह आते हैं, बीपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को मैं प्रत्येक डे कोशिश करूंगा कि अपलोड करने की कोशिश करूंगा, एक दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाए। जो आज हम लोग क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। आप सभी को पता है कि पॉलिटी का लगभग 10-12 क्वेश्चन रहता है, बीपीएससी में ज़्यादा नहीं क्वेश्चन रहता है। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब छोटे छोटे सब्जेक्ट है जो बीपीएससी में ज़्यादा आते नहीं है। जो हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये जितने भी छोटे सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, उसके बाद जो बड़े सब्जेक्ट है उसको धीरे धीरे कंप्लीट किया जाएगा। देखिए, ये सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि ये बीपीएससी टारगेट बैच है। इसमें जो भी बच्चे फाउंडेशन वाले बच्चे, या जो पहली बार देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहली बार समझ रहे हैं, संविधान के बारे में पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आएगा, या बहुत फास्ट में पढ़ाएंगे इसको तो थोड़ा सा उनको हौस पौस हो जाएगा, थोड़ा समझ नहीं आएगा। तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए स्पेशल है। ठीक है, उनको समझ जाएगा क्योंकि ये रिवीजन बैच है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि बीपीएससी टारगेट क्लास पॉलिटी का जो है, इसमें हम लोग पढ़ना क्या, संविधान के बारे में। देखिए, आर्टिकल जो है 395 आर्टिकल है, सभी को पता है। भाग कितना, 22 है। अनुसूची कितना, जिसको शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल कितना है, 12 अनुसूची है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 395 है, उसमें से लगभग आपको 150 आर्टिकल याद होना चाहिए। उसी 150 आर्टिकल से ही इर्द गिर्द क्वेश्चन वगैरह पूछता है बीपीएससी में, उससे बाहर कुछ नहीं रहता। अगर 150 आर्टिकल आपको याद है तो समझिएगा पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 12-15, अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 11 आराम से बना लीजिएगा। अगर आपको पूरे ये लगभग 100 या 150 आर्टिकल अगर याद हो तो आराम से बन सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि पहला भाग कितना होता है, 22 भाग। अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची। और आर्टिकल कितने हैं, तो 395। कितने आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है। ठीक है, 395 आर्टिकल, 395 मूल जो हमारे अनुच्छेद है कितने हैं, 395 है। तो जो अनुसूची जो है, भाग जो 22 है, तो भाग तो प्रत्येक जितना भी आर्टिकल पढ़ाया जाएगा उसमें भाग तो आ ही जाएगा, आप समझ रहे हैं। ठीक है, अनुसूची समझ लीजिए। अनुसूची 12 अनुसूची में क्या क्या है, तो पहली अनुसूची में कहा गया संघ और राज्य की चर्चा की गई है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन की बात कही गई। तीसरे में क्या कहा गया, शपथ की बात। चौथे में क्या कहा गया, चौथा अनुसूची में देखेंगे तो राज्यसभा सीटों की बात कही गई, राज्यसभा में सीट की बात कही गई। ठीक है, उसके बाद से 5वां में देखेंगे तो SC/ST की जो आयोग बनाने की बात कही गई। ठीक है, और 6ठे में देखेंगे तो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन सा, पूर्वोत्तर राज्य जो है 7 राज्य, जिसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नागालैंड को ये सब आता है। ठीक है, उसमें 7 सिस्टर कहा जाता है। जो पूर्वोत्तर राज्य जो भारत के पूर्व और उत्तर साइड में है, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, जो ऐसे जो यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, तो इन सभी राज्यों में 4 राज्य जो है उनको विशेष दर्जा दिया। किसको किसको दिया गया, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इनको विशेष दर्जा दिया गया। किसमें, कौन से, ये अनुसूची में कहा गया है, तो 6ठी अनुसूची में। 7वें में शक्ति विभाजन की बात कही गई है। 8वें में भाषा की बात कही गई। देखिए, जब मूल संविधान बना था ना, तो उस समय 14 ही भाषा थे, 14 भाषा के ही संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बाद में 21वें संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी जोड़ दिया गया। उसके बाद 61वें संविधान संशोधन हुआ, जिसमें नमक जोड़ दिया गया। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, याद रखिएगा। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, याद रखिएगा, नमक। तो पहले में जुड़ेगा सिंधी। दूसरा संविधान संशोधन जब होगा, यानी दूसरा संविधान संशोधन मतलब 61वें जब संविधान संशोधन जो होगा, तो 61वें संशोधन में क्या जुड़ेगा, नमक जुड़ेगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 91वें जब संशोधन होगा 2003 में, तब उसमें क्या हुआ, जोड़ दिया कौन कौन, ये बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली यानी कि सिंधी। उसके बाद नमक आ जाएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये कितने हो गए, 1 पहले, 3 बाद में, उसके बाद 4, यानी 8 हो गए। तो पहले मूल संविधान में कितना था, 14 भाषा थे, बाद में 8 जुड़ गए, तो कितना हो गया, 22 हो गया ना। तो अभी कितने भाषा संवैधानिक दर्जा दिया गया, कितने भाषा को, 22 भाषा को। ठीक है, ठीक है, 22 भाषा को अभी संवैधानिक दर्जा है, याद रखिएगा आप। उसके बाद 9 नंबर में भूमि सुधार, 10 नंबर में दल बदल कानून की कही गई है बात। उसमें 11 नंबर में पंचायत, 12 नंबर में नगर पालिका। ठीक है, तो अनुसूची को आप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा इसको याद करना जरूरी है। इसमें से कभी कभी एक अनुसूची पूछ देता है, जैसे पूछ देगा दल बदल जो कानून है किस अनुसूची में है, तो 10 नंबर अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद अब आएंगे हम लोग आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे। आर्टिकल जितना भी है, इसमें से जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा है उसको दिए यहाँ लिख चुके हैं। और मुझे नहीं लगता इस आर्टिकल जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन रहेगा। आर्टिकल से अगर क्वेश्चन पूछे, जैसे पिछली बार बीपीएससी में शायद निर्वाचन आयोग पूछा था 324 नंबर आर्टिकल, तो सीधे से जो क्वेश्चन पूछ देता है कि ये
ये पूछ देगा कि यूपीएससी जो आयोग है कौन से आर्टिकल में, तो कौन सा यहाँ लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हैं यूपीएससी आयोग वाला 315 है, तो सीधे सीधे पूछ देते हैं। जैसे नदी जल विवाद है 260 नंबर आर्टिकल, यहाँ लिखा होगा 260 नंबर आर्टिकल में 260, तो जो नदी जल विवाद आ जाएगा 262, सॉरी 262 262, 262 में क्या है, नदी जल विवाद है। तो डायरेक्ट पूछ देता है ये क्वेश्चन, क्या पूछ देता है कि कौन से आर्टिकल में ये इस की बात कही गई, सीधे सीधे दे देगा जल विवाद या कोई भी बात दे देगा, ठीक है, पूछ देगा कौन से आर्टिकल में। तो सब आर्टिकल को हमको देखना जरूरी है। तो भाग 1 में कितने आर्टिकल से कितना तक दिया है, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है, उसको भाग 1 1 से लेकर 4 तक है। पहले आर्टिकल में क्या गया है, पहले आर्टिकल में क्या कहा गया है, यानी अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य की चर्चा है। दूसरे में क्या कहा गया कि बाहर का कोई भी क्षेत्र हो उसको भारत में मिला लिया जाएगा, तो उसको भारतीय क्षेत्र में मिला लिया। जैसे कि सिक्किम भारत में पहले नहीं था, वो 1971 या 73 में भारत में मिला, ठीक है, वो भारत से अलग था। सिक्किम ऐसे भी देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा ऊपर के साइड में से दिखता है। तो सिक्किम से याद रखिए, सिक्किम के में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। तो सिक्किम को बाद में जोड़ा गया था, बाद में ये सब जोड़े। जैसे मान लो पाकिस्तान में फिलहाल में अगर कब्जा कर लिया जाए तो पूछ देगा कि अगर हम भविष्य में पाकिस्तान को अगर कब्जा कर लेते हैं तो किस आर्टिकल के तहत वो भारत का क्षेत्र हो जाएगा, तो आर्टिकल 2 के तहत। और उसके बाद देखिए, जो हमारे इंडिया में जितने भी राज्य हैं उनको तोड़ फोड़ करना रहता है, जैसे कि सीमा बदलना रहता है, या बिहार में से जैसे कैसे झारखंड अलग हो गया 2000 में, झारखंड 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड बिहार से अलग हो गया, तो उसी तरह भारत के अंदर जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उनको अलग तोड़ फोड़ करना या कुछ भी करना, ये सब किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 के तहत, यानी आर्टिकल 3 के तहत भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र है उसको बदलाव किया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 4 क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि 2 और 3 में जो भी काम होंगे उसमें राष्ट्रपति कोई भी बाधा नहीं डालेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं डालेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। ये राष्ट्रपति को इसमें से फ्री कर दिया गया। अब देखेंगे भाग 2। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। याद रखिएगा भाग 2 में नागरिकता कितना नंबर अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक, 5 से लेकर 11। पहला 1 से लेकर 4, भाग 2 5 से लेकर 11, ठीक है। तो 5 से लेकर 11 क्या है, नागरिकता है। नागरिकता में क्या कही गई है कि नागरिकता की बात कही गई, यानी कि आप किस तरह भारतीय नागरिक हैं, इस चीज़ों के बारे में बताया गया। तो भाग नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 5 देखेंगे, तो आर्टिकल नंबर 5 कह रहा है कि आपको जन्म से ही आपको ये भारत में जन्म लिए हैं, यानी आपके बाप दादा भारत से रहे हैं, तो आप वो भारत के ही नागरिक हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, जैसे आज़ादी के समय 1947 के समय बहुत सारे लोग जो क्या हुआ था कि पाकिस्तान से भाग के भारत में आए, क्योंकि बंटवारा हुआ कि पाकिस्तान अलग रहेगा, भारत हिंदुस्तान हमारा अलग रहेगा। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भाग के यहाँ भारत में आए कि हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है भाई, हमको इंडिया में रहना है, इंडिया मेरे लिए बेस्ट है। तो जो लोग वहाँ से भाग के हैं उनको नागरिकता दिया गया। किस आर्टिकल में कहा गया था, 6 नंबर आर्टिकल में। लेकिन कभी उस समय क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोग इंडिया से भी भाग के गए पाकिस्तान में। बहुत सारे जैसे मुस्लिम वगैरह थे, जिनको ऑब्वियस बात है कि बहुत जो मुस्लिम होगा वही जाएगा पाकिस्तान में, ठीक है। तो जो ज़्यादातर जो मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान में गए, तो वो पाकिस्तान में रहने गए या चले गए पाकिस्तान में रहने, और पाकिस्तान में कुछ दिन रहने के बाद उनको लगा कि नहीं पाकिस्तान ठीक नहीं है, वो तो इंडिया ही अपना सही था। तो बहुत सारे मुसलमान फिर से लौट के आ गए। तो ये यानी कि यहाँ लिखा गया है, देखिए सीधा यहाँ देखेंगे समझ आएगा। 6 नंबर में पाकिस्तान से जो लौट के आ रहा है आज़ादी के समय उसको नागरिकता दिया गया है। और 7 नंबर कहा गया है जो पाकिस्तान चला गया इंडिया से, यानी इंडिया से गया पाकिस्तान फिर वापस आ गया इंडिया में, उसको दिया गया आर्टिकल नंबर 7 के तहत नागरिकता दे दिया गया। 8 में क्या कर रहा है कि आप कहीं भी घूमने को जा रहे हैं, जैसे NRI वगैरह हैं, विदेश में रहते हैं लेकिन भारतीय रहते हैं, तो कहीं भी आप घूमिएगा, कहीं भी रह रहे हैं तो भारत की नागरिकता आपको खत्म नहीं होगा, ठीक है। और 9 नंबर कह रहा है कि 9 से याद रखिएगा, 9 से 9 आप अगर कहीं की भी नागरिकता एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, यानी दूसरे देश की अगर नागरिकता ले रहे हैं, तो जैसे वहाँ पर यस कीजिएगा तो यहाँ से नो हो जाइएगा। यानी किसी भी देश की नागरिकता ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ये कौन सा आर्टिकल कर रहा है, 9 नंबर आर्टिकल। 10 नंबर कर रहा है 10 से दुश्मनी याद रखिएगा, यानी भारत के खिलाफ कोई भी दुश्मनी व भारी काम कीजिएगा, जैसे देशद्रोह काम हो गया, आतंकवादी वाला काम हो गया, वो सब कीजिएगा तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा, सीधे खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 10 से दुश्मनी याद रखिएगा, 9 से उधर अगर यस कर रहे हैं तो यहाँ से नो हो जाइएगा। 11 नंबर क्या कहा गया कि ये जो नागरिकता की जितने भी चीज़ कानून वगैरह है ना, गृह मंत्रालय के अंदर दिया गया है। अभी गृह मंत्री कौन है, अपना मोटा भाई अमित शाह, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे तो भाग 3 आएंगे। भाग 3 में क्या कहा गया, भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। भाग 3 में
और भाग 3 कितने आर्टिकल है, 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। तो 12 नंबर क्या किया, 12 नंबर में ये मौलिक अधिकार का डिफिनेशन, ये परिभाषा दिया गया है। 13 नंबर कहा गया कि किसी भी तरह का आप कानून बनाइए संविधान में, लेकिन वो कानून जो है मौलिक अधिकारों को हनन नहीं करे, यानी मौलिक अधिकार पर वो प्रॉब्लम नहीं डाले, वैसा कानून आप बना सकते हो। अगर मौलिक अधिकार पर आप प्रॉब्लम डाल रहा है तो वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। और किसी को लगता है कि अगर वो मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट डाल सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ को आगे बताएंगे। सबसे पहले समझिए आर्टिकल 12 डिफिनेशन है। 13 नंबर क्या कहा गया, कोई भी कानून बनाइए लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो। 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल है, 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद आर्टिकल जो है, उसमें समता की बात की गई। समता का मतलब होता है कि एक समान सभी लोगों को करने की बात कही गई। 14 नंबर में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है, ठीक है, यानी कि कोई भी लोगों, उनको सभी लोगों को बराबर कानून दिया गया। इसमें ऑब्जेक्शन एक है राष्ट्रपति पे केस मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथ में है आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान याचना। आप केस कीजिए, खुद एक क्षमादान कर लेंगे राष्ट्रपति। इसलिए और एक और चीज़ है कि वो बहुत बड़े संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, उस पर केस मुकदमा नहीं कर, जब तक वो पद पर रहेंगे। तो पद से हट गया तो राष्ट्रपति काहेगा, पकड़िए ले जाइए, अगर किसी भी तरह का क्राइम किए हैं तो जेल में डालिए। तो 14 से लेकर 18 तक क्या है, समता का अधिकार है। 14 में क्या क्या है, कानून के समक्ष सभी कोई समान है। 15 नंबर कहा गया कि जाति धर्म लिंग भेदभाव ये सब नहीं किया जाएगा, मतलब जाति के अनुसार लिंग धर्म जाति के ये कि मतलब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है या छोटा जाता है बड़ा जाता है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब देखिए 14 से 18 क्या किया ना, कोशिश किया जाएगा सभी लोग एक समान हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। उसके बाद 16 नंबर क्या क्या गया, लोक नियोजन की ये सुविधा देगा सरकार, यानी कि आपको नौकरी करने के लिए किसी भी तरह का फैक्ट्री वगैरह लगाएगा ताकि आपको रोजगार मिल सके। तो रोजगार लेने का आपको फंडामेंटल राइट यानी अधिकार है, आप मांग सकते हैं सरकार से कि वैसा व्यवस्था कीजिए कि हमको रोजगार मिले, ठीक है। उसको 17 नंबर है अस्पृश्यता। 100 से 17 से याद रखिएगा, 17 सटला यानी कि अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। पहले जैसे कैसे छोटा बड़ा वाला था कि एक दूसरे से सटता नहीं था, यहाँ तक कि दूर रहना पड़ता था, छोटे जात को बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। ये अस्पृश्यता जो है, जिसको अस्पृश्यता कहा जाता है या छुआछूत कहा जाता है, उसको अंत कर दिया गया किस आर्टिकल के तहत, 17 नंबर आर्टिकल के साथ। 18 नंबर पर क्या है, आर्टिकल नंबर 18 का रहा उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधि यानी जैसे कि पहले था महाराजाओं का महाराजा, ये सब उपाधि वगैरह था ना, तो मान लीजिए किसी को आप उपाधि दे रहा है बड़ा, किसी को उपाधि दे रहा है छोटा, तो कहाँ से समता की बात हुई, यानी इक्वल की कहाँ बात हुआ, उसको तो भेदभाव कर ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ को अंत कर दिया गया। तो 14 से 18 क्या है, समता की बात की, यानी एक समान सारे लागू। 19 से लेकर 22 नंबर आर्टिकल तक आइएगा, तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात की, यानी कि आपको आज़ादी स्वतंत्रता की बात की। 19वां आर्टिकल में कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब होता है कि खुद की पहचान, यानी आप कहीं भी जाकर बोल सकते हैं, कहीं भाषण दे सकते हैं, सभा ग्रुप बना सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, आप मीटिंग कर सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, वहाँ की ज़मीन खरीद सकते हैं। ये सब कौन सा आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल नंबर 19 के तहत। आर्टिकल नंबर 20 में देखेंगे तो आपराधिक संरक्षण, यानी कि बहुत सारे अपराधियों का आप आपराधिक संरक्षण उसको पकड़ रहे हैं तो आप 24 घंटे के अंदर में ले जाकर वो कोर्ट में पेश कीजिएगा। ये नहीं कि पकड़ लिए थाना में तो थाने में 10 दिन रख लिए हैं। तो आपराधिक संरक्षण दिया है। आर्टिकल नंबर 21 में आएंगे तो 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी ना आप किसी की जान ले सकते हैं ना ही आप खुद अपना जान दे सकते हैं। आप कूदने की कोशिश कीजिए, मरने की कोशिश कीजिए, पुलिस पकड़ लेगा तो 4 को डंडा भी देगा और ले जाएगा जेल में भी डाल देगा कि काहेला प्राण अपना दे रहे थे। तो यह प्राण। और आर्टिकल 21 के क में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 21 के क यानी 21 के ए में, क के मतलब इंग्लिश में बोलिए तो ए हो जाता है। आर्टिकल 21 के ए में क्या कहा गया है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई। ये पहले था डीपीएसपी में, यानी नीति निर्देशक तत्व में था, बाद में इसको ला के यहाँ पे नीति निर्देशकों के 45 नंबर आर्टिकल में था, वहाँ से इसको ला के यहाँ पे कर दिया गया मौलिक अधिकार के, कहाँ पे 21 के क में डाल दिया गया। अब ये क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने की बात कही गई है। उसके बाद 22 नंबर आर्टिकल देखेंगे तो 22 नंबर में गिरफ्तारी के विरुद्ध आपका संरक्षण है, यानी कि आप गिरफ्तारी कर रहे हैं किसी को भी तो वारंट वगैरह लेके आइएगा, ना तो ऐसे ही टांग के नहीं लेके चल जाइएगा। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको संरक्षण की बात कही गई है, यानी कि 19 से लेकर 22 तक क्या है, स्वतंत्रता की अधिकार है। 23-24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपका शोषण नहीं होगा। जैसे 23 नंबर में कहा गया कि बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं, किसी को अपने आप पास गिरवी नहीं रख सकते, आदमी को मतलब गिरवी नहीं रख सकते हैं। बंधुआ मजदूर समझ ही रहे हैं, उस तरह का आदमी को नहीं रखना है जिसको रख के आप मतलब पैसा में खरीद लिया आदमी को, उस टाइप का नहीं रखना है, ठीक है, गुलाम मतलब नहीं रखना है। 24 नंबर में क्या है, 24 में याद रखिएगा 14, 24 से
14 याद रखिएगा, 24 में 14, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कल कारखाने या बड़े हेवी कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है। पकड़े जाने पर मालिक सीधे जाएंगे जेल में। उसके बाद क्या है, 23-24 हो गया। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कहा गया धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई। 25, 26, 27, 28 धर्म की स्वतंत्रता है। किसी भी तरह की मान सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, मूंछ रख सकते हैं, कुछ भी टोपी पहन सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी धर्म की बात है वो कर सकते हैं। अभी तो नहीं उडंट मत बन जाइए। और उसके बाद हो गया 25, 26, 27, 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। 29, 30 क्या है, आर्टिकल नंबर 29, 30 क्या है, अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता है। यानी कि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, मुस्लिम हो गया, सिख, जिसकी संख्या कम हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हिंदू छोड़ के बाकी सारे लोग तो अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो ये लोग कहीं भी जाकर अपना पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाकर आराम से किसी भी स्कूल में शिक्षा ले सकते हैं। जैसे BHU में जाकर हिंदू, ये मुस्लिम जाकर पढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी अल्पसंख्यक को लग रहा है कि वहाँ पढ़ने में हमको दिक्कत हो रहा है या वहाँ पे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो आर्टिकल 30 के तहत वो खुद का अपना स्कूल, खुद की अपनी यूनिवर्सिटी या खुद की अपनी संस्था खोल सकता है। ठीक है, यहाँ याद रखिए कि धार्मिक शिक्षा के लिए सरकार मदद नहीं करती, यानी ये धर्म की पाठ वगैरह करा रहे हैं तो वहाँ आपको सरकार पैसा नहीं देती है। उसके बाद आर्टिकल ये 29-30 हो गया। उसके बाद 31 नंबर में था कि ये भूमि का संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या हो रहा था ना कि मान लीजिए संपत्ति का जो अधिकार था, जैसे रेलवे को पास करना तो रोड में किसी आदमी का ज़मीन पड़ गया, जो मतलब वो रेलवे लाइन जा रहा है, तो वो लोग बोलेगा हम ज़मीन में नहीं देंगे। तो मान लीजिए सीधे इसे लाइन जा रहे हैं, आगे वाला बोलते हम ज़मीन में नहीं देंगे, तो क्या करेगा, रेलवे ऐसे घूम कर नहीं ना जाएगा। तो इसे बहुत दिक्कत हो रहा है सरकार को। क्या किया, संपत्ति का अधिकार सरकार हटा देगी। लोग, सरकार चाहेगी तो आपका ज़मीन ले लेगी, आप उस पर किसी भी तरह का रोक टोक नहीं कीजिएगा। तो आर्टिकल ये किस में था, 31 में था। इसको हटा के कहाँ भेज दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, 300 के ए में भेज दिएगा, 300 ए में। ठीक है, अब आएंगे क्या, अब देखेंगे उसके बाद 31 के बाद 32 में आएंगे। 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था, तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो संविधान निर्माता है। ठीक है, उन्हीं ने कहा था कि आर्टिकल जो 32 है क्या है, आत्मा है। क्यों आत्मा कहा गया था, क्योंकि किसी भी तरह का आपको ये जो सारे चीज़ बताए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये आर्टिकल के खिलाफ हो रहा है, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत वहाँ पे केस ठोक दीजिए कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ किया जा रहा है ये सारे काम। ठीक है, तो आर्टिकल 32 आपको कहते हैं पूरी तरह से आज़ादी देता है। आर्टिकल नंबर 33 आएंगे तो देखिए, आर्मी वगैरह या बड़े बड़े पदों पर जो भी लोग सरकारी पदों पर जो कार्यरत है, उनको किसी फंडामेंटल राइट में थोड़ा सा बाउंडेशन दिया जाता है, थोड़ा सा उनको रोक के रखा जाता है। उनकी पूरी तरह से छूट नहीं जाती है, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वैसे नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बड़े संवैधानिक पद पे जो खासकर आर्मी वगैरह है, तो उनको कुछ भी बोलने की तो स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 33 कहता है कि आर्मी वगैरह जो है या बड़े बड़े जो अधिकारी वगैरह हैं, उनको जो सामान्य जो लोग हैं उनसे मौलिक अधिकार थोड़ा उनको कम दिया गया है। आर्टिकल नंबर 34 कह रहा है कि जहाँ कहीं क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ का मतलब होता है आर्मी के शासन वहाँ हो गया, तो आर्मी को आर्टिकल 34 के तहत किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। उसके बाद आएंगे तो आर्टिकल 35 नंबर कोई काम का नहीं है। उसके बाद देखेंगे तो आर्टिकल 36 से भाग 4 में चल जाइएगा। भाग 4 क्या है, DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसका मतलब क्या है, हर राज्य को छूट है, कोई भी काम चाहे तो कर सकता, नहीं भी कर सकता। वो कौन से काम है, उन कामों को संविधान में लिख दिया गया कि ये सारे काम हैं, अगर मन करे राज्य सरकार को तो करना है तो कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। ठीक है, तो कौन से काम को दिया गया, कौन से काम संविधान में लिखा गया राज्य के लिए कि राज्य करना चाहता है तो कर सकता है। इस कौन से भाग में रखा गया, तो भाग 4 में कितने आर्टिकल्स हैं, 36 से लेकर 51 तक है, 51 तक। ठीक है, तो सॉरी, उसको क्या कहा गया, उसको भाग 4 को कहा गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ छूटते जा रहा है मुझसे कि भाग 2 जो है नागरिकता कहाँ से लिया गया है, पूछतेगा कि भाग 2 है नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में एकल नागरिकता मिलती है और अमेरिका में डुअल नागरिकता होती है। डुअल नागरिकता मतलब क्या होती है, एक तो केंद्र का नागरिकता होता है और वहाँ का स्टेट का भी नागरिकता होता है लोगों का। ठीक है, और भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता होता है, पूरे भारत का एक ही नागरिकता होगा आदमी का। ठीक है, तो उसी तरह ये ब्रिटेन में है। तो नागरिकता जो है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ थे हम लोग, थे DPSP के पास, थोड़ा सा बीच में बाधा आ गया था। ठीक है, तो इस कंटिन्यू करते हैं लोग DPSP के पास में थे, यानी DPSP अभी बताएं जो क्या, उसको क्या बोला जाता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व में बताया था कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है, राज्य चाहे तो कर सकता है, राज्य चाहे नहीं कर सकता है। एक और बात इसमें समझ लीजिए कि जो DPSP जो होता है
उसको कोर्ट में आप मतलब उसके खिलाफ आप कंप्लेन नहीं कर सकते। यानी इसमें जो चीज़ बातें कही गई है अगर वो नहीं कर रहा है राज्य सरकार तो आप उसमें कोर्ट में जाकर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि राज्य सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सीधा सीधा इसमें कहा गया है कि राज्य का मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से लेकर 51 तक है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो 36 में इसकी परिभाषा कही गई है। 37 में इसको कहा गया है कि इसमें 37 में कहा गया है कि न्यायालय में ये मतलब वाद योग्य नहीं है, मतलब इसे बहस करने वाला नहीं है। काहे नहीं बहस करने वाला, अभी बता चुके हैं कि मन के ऊपर है ना राज्य सरकार के। 37 नंबर में आएंगे, 37 नंबर में लिखा गया है 37 नंबर में कि ये न्यायालय में बात नहीं है। 38 में आएंगे तो 38 में कहा गया है कि राज्य सरकार चाहे तो लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकती है, ये सब जो काम है इसमें से कुछ भी कर सकती है मन करे तो। 39 नंबर में कहा गया, 39 में कहा गया है कि देख सकते हैं 39 नंबर लिखा गया है कि राज्य सरकार को कोशिश करना है कि महिला और पुरुष कोई भी हो उनको वेतन समान देना है। ये नहीं कि महिला है तो जो कम वेतन दीजिए, पुरुष है तो ज़्यादा वेतन दीजिए, ऐसे नहीं। महिला पुरुष को दोनों को वेतन समान देने की बात कही गई है। 40 नंबर आएंगे, 40 नंबर में कहा गया पंचायत की बात। देखिए पंचायत वाला बहस में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। पंचायत क्या होता है ना कि गांधी जी चाहते थे कि हमारा देश जो है वो पंचायतों को आगे बढ़ाया जाए, पंचायत को मतलब डेवलप किया जाए, पंचायत वाला देश होना चाहिए। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कह रहे थे कि नहीं पंचायत हटाइए, शहरीकरण लाया जाए। ठीक है, शहरीकरण लाया जाए। तो इन दोनों में बहस हो रहा था कि पंचायत नहीं रहेगा, कोई बोल रहा था रहेगा। तो हमारे बिहारी बाबू है राजेंद्र प्रसाद बोले कि दोनों का बात नहीं रहेगा, टेंशन खत्म करो, इसको काम करो कि पंचायत को नीति निर्देशक तत्व में रख दो। क्यों कहे? अब देखिए जिस राज्य को मन करेगा कि वहाँ उस क्षेत्र में पंचायत को डेवलप करे वो करेगा, जिसको मन करेगा नहीं करेगा, जिसको मन करेगा शहरीकरण डायरेक्ट ला दे, शहरीकरण लाएगा। तो बिहारी का दिमाग देख रहे हैं, सीधा डाल दिए नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएससी में डाल दिए कि जाओ डीपीएससी में रहेगा आर्टिकल नंबर 40 पंचायत को कर दिएगा। मन करेगा तो कोई भी राज्य सरकार को मन करेगा तो करे, नहीं मन करेगा तो नहीं करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 40 नंबर क्या है? पंचायत है। 41, 42, 43 यानी 41, 42, 43 इसको याद रखिएगा। सिंपल ट्रिक से बता दे रहे हैं। दमन क्या है? दमन। 41 यहाँ लिखे हुए दमन। ठीक है, दमन। ठीक है, दमन। 41, 42, 43 आर्टिकल नंबर 41, 42, 43 क्या है? दमन याद रखिएगा। 10 से 41 में क्या हो जाएगा? दशाएं, यानी कि लोगों को ऐसी दशाएं उत्पन्न कीजिए ताकि लोग काम कर सके। ठीक है, ठीक है। उसके बाद म से देखेंगे तो 42 नंबर कहा गया मानवीय दशा है, यानी कि म में क्या कहा गया? मानवीय दशा। 42 नंबर आर्टिकल में क्या कहा गया कि मानवीय दशा, यानी कि 41 नंबर कहा गया कि लोगों को काम करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। सरकार को लोग कह रहे हैं कि या संविधान कह रहा है कि आप लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए कि लोग काम कर सके। और 42 नंबर कह रहा है कि ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि मानवीय दशा, ये ना कि अब एक बार कह दीजिए कि बिजली के तार में धागा लटक के ठीक करे वो लाइन रहते हुए, तो मानवीय दशा हो वैसा काम करने के लिए बोलिए। ठीक है, और 9 में कहा गया है दमन। 9 से निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी काम करवा लीजिए खूब और पैसे देवे मत कीजिए, ऐसा नहीं करना है। यानी पैसा का एगो फिक्स कर दीजिए कि इतना काम पर इतना पैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आज मिस्त्री वगैरह या लेबर लोग का कितना फीस है, लगभग 400 रुपये लेता है लोग पर डे का। तो आप काम करा लीजिए पूरा दिन, दे दीजिए दिन रात शाम के समय में 200 रुपये का, कि 200 रुपये देंगे, ऐसे थोड़े फिक्स एगो रेट होना चाहिए। तो ये सब क्या क्या है, यानी दमन सिंपल तरीके से याद रखिए। दमन 41, 42, 43। ठीक है, 44 नंबर में 4 है तो आधा है तो क्या है? समान सिविल संहिता, यानी कि 4 देखिए 4 समान है कि नहीं, चारों है फिर 4, यानी 44 नंबर है। समान दिख रहा है कि नहीं? एक समान, दोनों इक्वल है कि नहीं? 4। तो क्या कहा गया ना कि कोई भी कानून हो, मतलब सभी जात धर्म के लिए एक कानून बनाया जाए। कोशिश करेगा राज्य सरकार कि सबके लिए एक कानून, ये नहीं कि मुस्लिम के लिए अलग कानून हो, हिंदू के लिए अलग कानून हो और धर्म के लिए अलग कानून हो। तो राज्य सरकार को कोशिश कर रहा है कि सभी के लिए कानून जो है एक हो, इसमें किसी भी तरह का अलग कानून नहीं हो। ठीक है, उसको 45 नंबर पर क्या लेंगे? 45 नंबर पहले ही बताया है कि 45 नंबर बता पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की बात कही, जिसको हटा के कहाँ भेज दिए गए? 21 के ए में भेज दिया गया। अभी ये खाली जगह बच गया तो वहाँ कहाँ किसको रख दिया गया? तो 45 में कर दिया गया 0 से जो 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, यानी 0 से 6 वर्ष के जो 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को प्ले स्कूल में रखा जाएगा। और क्या, कुछ नहीं, बस ऐसे ही रख दिया गया। 46 नंबर में है तो SC ST आयोग की बात की गई। ST आयोग ये आरक्षण की बात कही गई है। SC ST के आरक्षण की बात किस में कहा गया है? तो 46 नंबर में कहा गया, यानी राज्य को मन करे तो SC ST को आरक्षण दे सकती है, OBC को आरक्षण दे सकती है। इसमें किसमें कहा गया है? 46 नंबर में। 47 नंबर आइएगा तो शराबबंदी, यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में शराबबंदी जो की है राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार जो शराबबंदी जो की है किस आर्टिकल के तहत की है?
47 नंबर, यानी सरकार, राज्य सरकार चाहे तो अपने क्षेत्र में शराब बंद कर सकता है, पान गुटखा मसाला ये सब बंद कर सकता है। ये पान केसरी जो है अक्षय कुमार जी प्रचार जिसे कर रहे हैं उसको भी बंद कर सकता है, जैसे हमारे बिहार में बंद है, काफ़ी हद तक तो बंद हो ही गया ना जी। चोरी छुपे जो कर रहा है उससे क्या फ़ायदा है ना, वो तो कम से कम चोरी छुपे जो कर रहा है 10% कर रहा है, लेकिन 90% बंद हुआ ना जी, सक्सेस हुआ ना। बस 10% से क्या मतलब है, 10% तो कहीं चोरी होते रहेगा, वो चाहे कुछ भी कोई भी कानून ला दीजिए 10% तो चोर रहबे करेगा सब, ठीक है। तो 48 नंबर पर क्या है, 48 नंबर है पशुपालन की बात कीजिए। 47 नंबर शराबबंदी, 48 पशुपालन। मान लीजिए 47 में शराब बंद कर दे रहा था, कच्ची करेगा तो कुछ पशुपालन वगैरह करेगा कि नहीं, पशुपालन करेगा, खेती वगैरह करेगा। तो 48 में कहा गया पशुपालन की। 49 में कहा गया जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है जो राज्य सरकार यानी सरकार की जो केंद्र या किसी भी सरकार की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना लोगों की जिम्मेदारी बनती है। 50 नंबर कहा गया 50 यानी कार्यपालिका न्यायपालिका को, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, इन दोनों को अपना अपना काम बांट दिया गया, 50-50 कर दिया गया 50 में। 51 में कहा गया है कि राज्य सरकार देखेगा कि बहुत कुछ काम कर लिए तो अब थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर भी शांति कर सकती है। जैसे मान लीजिए बिहार से सटा हुआ है नेपाल, तो बिहार अपना देख लिए कि हम अपने राज्य में बहुत कुछ सुधार कर लिए, अब नेपाल वगैरह से थोड़ा सा कुछ विवाद वगैरह है उसको भी सल्टा लिया जाए, यानी राज्य सरकार चाहे तो इंटरनेशनल विवाद मैंने मामला को सल्टा सकती है। किस आर्टिकल के तहत, 51। अब एक और है 51 के ए में उसको जोड़ा गया है FD फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। एक तो मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य जो है ये लोगों का कर्तव्य है, मतलब इसमें कहा गया है मौलिक कर्तव्य जो है 11 कर्तव्य, पहले था एक भी नहीं था, बाद में इसे 10 जोड़ा जाएगा, फिर बाद में एक जोड़ दिया गया। 42वें संविधान संशोधन में 10 गो आया, उसके बाद 86 जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 1 गो आ गया, तो 11 गो अभी है जो हम लोग का मौलिक कर्तव्य है। लेकिन मौलिक कर्तव्य इसमें बताया गया, लोग अपना विचार दिया गया है कि लोगों को ऐसे ऐसे करना चाहिए, जैसे अभिभावक को बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, मन करे तो भेजे, नहीं मन करे तो नहीं भेजे, तो अभिभावक को पर। यानी मौलिक कर्तव्य जो है ये एक तरह से समझिए कि लोगों के लिए मोटिवेशन दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे लोग करें, है ना। तो कहाँ रखा गया इसको, 51 के क में रखा गया, 51 के ए में रखा गया। किससे लिए गए ये मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा, रूस से। और ये फंडामेंटल राइट जो है ये फंडामेंटल राइट DPSP कहाँ से ली गई, आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, आयरलैंड से, याद रखिएगा। इन सब चीज़ को फिर से एक बार एक वीडियो एक उसको सेपरेट बना देंगे, कौन चीज़ कहाँ से लिया गया, संसद कहाँ से आया, पार्लियामेंट कहाँ से, ये सब चीज़ों को ये सब चीज़ को एक सेपरेट बना देंगे। अभी बस इस आर्टिकल को समझिए। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि प्रारंभ में आर्टिकल 0 थे, 42वें संविधान संशोधन में 10 हुआ आ गया, 600 में एक आ गया, अभी फिलहाल में 11 क्या है, FDA यानी फंडामेंटल ड्यूटी है। भाग 5 में है, भाग 5 में क्या है, 52 से लेकर 151 तक है, बहुत लंबा ये, यही भाग 5 ही पढ़ लीजिएगा, खत्म, आपका आर्टिकल खत्म, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भाग 5 में कितना है, 52 से लेकर 151 तक है। सबसे पहले देखिए एकदम ईजी ट्रिक में याद करेंगे, 52 से लेकर जो आर्टिकल है 61 तक, 52 से लेकर 61 तक, यहाँ देखिए 52 से लेकर 61 तक यहाँ लिखा हुआ है, 52 से लेकर 61 तक यहाँ देख सकते हैं। 52 से लेकर 61 जो है राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। तो राष्ट्रपति एक ट्रिक याद रखिए, प कानी को का दुयो दशम, मेरे साथ 3 बार दोहराइए, याद हो जाएगा। प कानी को का दुयो दशम क्या है, प कानी को का दुयो दशम, यानी पकानी को का दुयो दशम, याद रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है पकानी को का दुयो दशम। अब क्या कीजिएगा, जितना भी वर्ड लिखा हुआ है पकानी को का दुयो दशम, उसके नीचे पूरा आर्टिकल को डालते जाइए। कौन सा आर्टिकल, 52 से लेकर जहाँ तक चल जाए, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक जाएगा, 61 तक लिख दीजिए। अब पकानी से पकानी में क्या लिखा है, प से पद हो जाता है, यानी 52 में राष्ट्रपति के पद की बात करिए। कानी में का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का जो होता है कार्य क्या होता है, तो क्या होता है कार्य, तो समझिए कि संविधान का मेन वही कार्यपालिका उसी के हाथ में रहता है। औपचारिक रूप से होता है, ओरिजिनल देखिएगा तो प्रधानमंत्री ही होता है, राष्ट्रपति जो होता है औपचारिक रूप से भले कार्यपालिका उसके हाथ में रहता है लेकिन किसी काम का नहीं रहता है, करता तो प्रधानमंत्री सब कुछ है। नी से क्या है, प कानी में देखिए, प से पद, का से कार्यपालिका उसके हाथ में रहता है, राष्ट्रपति के हाथ में। नी से निर्वाचन, अब निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो राज्यसभा लेगा, लोकसभा लेगा और विधानसभा लेगा, ठीक है, यानी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। पकानी हो गया। उसके बाद कोका, को से हो जाएगा कोटा, यानी राष्ट्रपति के पास कोटा क्या है, तो कोटा, राष्ट्रपति के पास कोटा हो जाएगा। और उसके बाद को का से कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। देखिए कोटा में क्या होता है, उसके पास राष्ट्रपति के पास पावर होता है, जैसे वीटो होता है, जेबी वीटो जिसको कहा जाता है, एक बार किसी भी कानून को पुनः सोचने के लिए फिर से वापस भेज सकता है या रद्द कर सकता है। एगो वीटो भी होता है, अपने पॉकेट में रख लेगा, यानी अपने पास रख लेगा, कुछ जवाब नहीं देगा राष्ट्रपति को, तो उसके पास अपना पावर है, उसी को बोला जाता है कोटा। कोका हो गया। उसके बाद
दू से दोबारा, यानी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन हो सकता है कौन से आर्टिकल के तहत, तो 57 नंबर आर्टिकल के समझ, ठीक है। और यो से योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और 50 को अनुमोदक, 50 को प्रस्तावक होना चाहिए। ये सब ये वो शर्त में चल जाएगा, ये योग्यता वगैरह, मतलब 35 वर्ष भारत के नागरिक हो, ये सब चीज़ इसकी योग्यता होनी चाहिए। ये किस में कहा गया है, तो 58 नंबर में। सीधे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति की योग्यता की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो 58 नंबर में। उसके बाद से दुयो हो गया, उसके बाद दसम में आ जाएगा दशा, यानी कि शर्त क्या होना चाहिए, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, किसी के लाभ के पद पर नहीं हो, किसी, यही सब शर्त वगैरह है राष्ट्रपति का, ठीक है। उसको किस में रखा गया, 59 में। उसके बाद 60 में देखेंगे 60 नंबर आर्टिकल में, तो शपथ की बात कही है। शपथ कौन कराता है राष्ट्रपति का, तो याद रखिए सीधा CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI, ठीक है। कौन कराता है, अभी कौन है, रमन्ना जी हैं, CGI, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति का शपथ कौन कराएगा, तो CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वही कराते हैं, राष्ट्रपति का शपथ कराते हैं, ठीक है। उसके बाद 61 नंबर देखें तो महाभियोग जो अमेरिका से लिया गया, USA से, तो 61 नंबर में था महाभियोग। 61 नंबर क्या है, महाभियोग है। तो महाभियोग की चर्चा किसमें की गई है, तो राष्ट्रपति के जो 52 से लेकर 61 तक है, उसमें 61 नंबर जो 61 नंबर है, महाभियोग उसे कहा जाता है। महाभियोग जो शब्द, याद रखिएगा सबसे पहले, महाभियोग जो शब्द है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही केवल प्रयोग किया जाता है। महाभियोग किसी सदन में लाया जा सकता है, जैसे किसी भी सदन में 1/4 लोग, अगर 1/4% ये जो लोग हैं, जो उपस्थित लोगों में से 1/4 लोग हैं, वो अगर कहते हैं कि राष्ट्रपति सही काम नहीं कर रहा है, या राष्ट्रपति पे किसी भी तरह का उनको लग रहा है कि राष्ट्रपति ठीक नहीं है, तो विचार कर सकते हैं। तो विचार करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, तो 1/4, ठीक है। 1/4 जितने उपस्थित लोग हैं उसमें से 1/4 लोगों की ज़रूरत है विचार करने के लिए, और पारित करने के लिए 2/3 यानी कि 66%, ठीक है। 2/3 अगर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक सदन से पारित होगा। और दूसरे सदन में जाने से पहले 14 दिन तक किसको सूचना दिया जाएगा, यानी दूसरे सदन में जाने से पूर्व 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है कि राष्ट्रपति साहब आपके खिलाफ ऐसे मतलब समझिए कि जारी हुआ है, महाभियोग जारी किया गया है, एगो सदन में जारी कर दिया गया है, और आप इस पर आकर अपना टिप्पणी दीजिए कि काहे के लिए आप इस पर महाभियोग आपके पर लगाया जा रहा है, क्या इस पर आप कहना चाहते हैं, अपना विचार दीजिए। अगर राष्ट्रपति चाहें तो स्वयं आकर दे सकते हैं, ठीक है, दूसरे सदन में जाकर बोल सकते हैं, या किसी को भी भेज सकते हैं अपने तरफ से। जैसे मान लीजिए AG को भेज देंगे, अटॉर्नी जनरल को, क्योंकि AG तो उनका पर्सनल वही ना वकील है, तो भेज देंगे। तो किसी को भेज देंगे जाकर वहाँ पर सफाई देने के लिए, सफाई जाकर दे सकता है, आराम से बोल सकता है कि क्या दिक्कत। अगर नहीं आया, या दूसरे सदन में भी 14 दिन बाद लगा कि राष्ट्रपति ठीक नहीं है, तो दूसरे सदन में महाभियोग लागू हो जाएगा। तो जब दूसरे सदन में महाभियोग लागू जब हो जाएगा, 2/3 भाग से लोगों को जब स्वीकृति से लागू हो जाएगा, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी नौबत जो 61 वाली नौबत जो है, यानी आर्टिकल 61 जो महाभियोग वाली जो प्रक्रिया, आज तक किसी पे, हमारे देश के राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगाया गया, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो उपराष्ट्रपति को दिया गया। उपराष्ट्रपति है 63 से लेकर 69 तक। 62 नंबर जो आर्टिकल है, 52 से लेकर 61 तक याद रखिए कि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई। 62 आर्टिकल को छोड़ दीजिए, 63 से लेकर 69, 63 से लेकर 69 तक याद रखिए उप राष्ट्रपति की चर्चा है। अब उपराष्ट्रपति की चर्चा है तो उसका एक ट्रिक याद कर लीजिए, उसका निका चूस। ये 3 बार मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा, उसका निका चूस, उसका निका चूस, उसका निका चूस, ठीक है। ये क्या कीजिएगा, पहले पेज पे लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, उसका निका चूस। ऊ के नीचे क्या कीजिए, 63 लिख दीजिएगा, उसके बाद 100 के नीचे 64 लिखिएगा। उसी तरह 63 से लेकर 69 तक लिखते जाइएगा, उसका निका चूस के जैसे जैसे नीचे लिखते जाइएगा, आप 63 से 69 तक आपको चल जाएगा लिखते लिखते, ठीक है। तो 63 से लेकर 69 तक आर्टिकल आसानी से आपको याद हो जाएगा, सिर्फ उपराष्ट्रपति का आसानी से। और पाकानी को का 2 वैसे ही पेज पे लिखिएगा राष्ट्रपति का, और 52 से लेकर 61 तक। आप 52 से शुरू कीजिएगा तो 61 पर ही जाकर खत्म होगा। जैसे उसका निका चूस में क्या है, ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि बोलेगा कि किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है, तो कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई है, तो याद रखिए 63 नंबर आर्टिकल में, ठीक है। और उसका निका जैसे उसमें देखिए कुछ भी पूछ दे, जैसे निर्वाचन दे देगा तो निर्वाचन 66 नंबर में, चुनाव दे देगा तो 68 नंबर में। अब ये निर्वाचन होता कैसे, जैसे अभी बताया राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और क्या उसका चुनाव की क्या बात है, चुनाव कितने नंबर पर है, तो चुनाव देखेंगे यहाँ पर लिखा 68 नंबर पर।
उसको आराम से लिख दीजिए। जैसे एग्जाम वगैरह में भी पूछे ना कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो पहले लिख दीजिए उसका नहीं का 63 से लेकर 69 तक चिपका दीजिए पूरा। उसके नीचे ऊ के नीचे 63, 100 के नीचे 64, और उसके बाद से का के नीचे डाल दीजिए 65, इसी तरह करके निका के इसी करके 66, 67 करते 69 तक जाइएगा, 69 तक में खत्म हो जाएगा। अब जो भी पूछेगा वहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। एक साथ आपको लगभग 8-10 आर्टिकल जो है एक साथ याद करा दे रहा है, ठीक है, इसी ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए क्या हुआ ना कि उसके बाद अभी जो बोल रहे थे कि चुनाव जो है, इसमें चुनाव की, जैसे राष्ट्रपति का, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, या आकस्मिक किसी वजह से राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया, तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो कितने दिनों में राष्ट्रपति का पद भरने की बात की गई? तो 6 महीने के अंदर में राष्ट्रपति के पद को भर लेना है, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का लिमिट नहीं है, कभी तक मन करा भरिए, नहीं मन करा मत भरिए, ठीक है ना। तो उनका कोई भी मतलब चुनाव करने का कोई भी निश्चित समय नहीं है। उसके बाद आएंगे तो आर्टिकल, उसके बाद जो विभिन्न आर्टिकल है, जो विशेष आर्टिकल, उसको देखेंगे। 71 नंबर पर देखेंगे तो 71 नंबर लिखा हुआ है, आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में किसी भी तरह का विवाद होगा तो कहाँ जाएगा? मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच में विवाद होगा तो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल नंबर 72 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 72 याद रखिएगा, क्षमादान याचना, यानी राष्ट्रपति के पास पावर होता है किसी भी व्यक्ति को क्षमा दे सकते। देखिए मान लीजिए कोई भी केस रहता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डीसी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ से आपको अगर जस्टिस नहीं मिला, अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाइएगा, अपील कीजिएगा कि हमको डिस्ट्रिक्ट के जस्टिस से हमको संतुष्टि नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट में भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा तो सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिल रहा संतुष्टि तो आप कहाँ जाइएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाकर कीजिए, कहिएगा कि हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा जांच करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इसके लिए आभारी रहूँगा। तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी क्षमा कर सकता है, क्षमादान दे सकता है, फांसी की सजा भी रोक सकता है राष्ट्रपति। उसके बाद बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो ये कौन सा आर्टिकल में सब कही गई है? तो 72 नंबर आर्टिकल 72 में। उसको आएंगे तो 74 और 75 देखेंगे। 74 नंबर क्या कहा है कि मंत्रिपरिषद की गठन होगा। 74 नंबर कह रहा है कि आर्टिकल 74 कह रहा है कि एक मंत्रिपरिषद होगा। ऐसा पीएम की चर्चा कुछ नहीं है, सिर्फ कहा गया कि एक मंत्रिपरिषद होगा और उसको चलाने के लिए पूरे मंत्रियों को चलाने, मंत्री जो परिषद की गठन होगी उसको चलाने के लिए एक जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 75 में कहा गया मंत्रियों की चर्चा की गई। तो मंत्री कितने प्रकार का तो याद रखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और राज्य स्वतंत्र मंत्री और उप राज्य मंत्री, ठीक है। 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री हो गया, एक राज्य मंत्री होता 3 प्रकार का। देखिए जो राज्य मंत्री जब कैबिनेट मंत्री काम नहीं करता है ना, या किसी कारणवश से वो छुट्टी वगैरह पर है, तब कौन काम करेगा? उसके जब राज्य मंत्री काम करेगा। तो जब राज्य मंत्री काम करने लगता है ना कैबिनेट मंत्री की तरह, तो उसे कहा जाता है स्वतंत्र राज्य मंत्री कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों नहीं रहेगा तो उप राज्य मंत्री काम करेगा, ठीक है। अब आएगा 76 नंबर। अभी बोले 76 नंबर जो होता है, 76 नंबर याद रखिए, राष्ट्रपति का एक पर्सनल वकील। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पर्सनल वकील रहते हैं, पर्सनल अपना डॉक्टर वगैरह रखते हैं। उसी तरह राष्ट्रपति के पास भी एक पर्सनल वकील होता है, उसको कहा जाता है एजी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल कहा जाता है उसको। तो एजी क्या करता है, राष्ट्रपति का कोई भी किसी भी तरह का बयान हो, किसी भी तरह का ये मतलब लड़ना हो, किसी भी तरह केस लड़ना हो तो वही लड़ेगा अटॉर्नी जनरल, या किसी भी तरह का सलाह वगैरह भी देना हो तो दे सकता है, केस लड़ सकता है। कौन लड़ता है? एजी लड़ता है, अटॉर्नी जनरल लड़ता है, ठीक है। तो एजी के बारे में कौन सा आर्टिकल में चर्चा है? तो आर्टिकल नंबर 76 में चर्चा है। उसके बाद आएंगे तो 79, 80 और 81 देखेंगे। तो 79 नंबर में क्या है? संसद पार्लियामेंट, यानी कि 79 में कहा गया कि एक पार्लियामेंट की गठन कीजिए। 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अब राज्यसभा लोकसभा क्या होते हैं? देखिए एक तो हो गया, मान लीजिए एक संसद हो गया। संसद आप टीवी वगैरह में देखे होंगे, संसद का 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है राज्यसभा, एक दूसरे भाग होता है लोकसभा। राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में क्या होता है कि कभी भी ये सदन खत्म नहीं होता है। इसमें क्या है, हर एक 2 साल पर क्या होता है कि लोग को चेंज करके फिर से वहाँ भेजा जाता है। राज्यसभा में बहुत सारे राज्यों से लोग वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी ये विघटित नहीं होता, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होता। ये राज्यसभा हमेशा चलते रहता है, ठीक है। और लोकसभा जो है ना, उसमें लोग, उसमें जितने भी जाते हैं नेता वगैरह, वो निर्वाचित होकर जाते हैं, यानी चुनाव लड़ के जाते हैं। इसीलिए हर एक 5 साल में चुनाव होता ही है। तो प्रत्येक 5 साल में क्या हो जाएगा, ये इसका जो लोकसभा का है, लोकसभा का समय काल खत्म हो जाएगा। यानी 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, जो जीतेगा फिर से वही आएगा, नया कानून अपना नया बनाएगा, ये लोकसभा का नया मेंबर बनेगा। उसी तरह ये जो राज्यसभा में है ना, राज्यसभा में कभी भी चेंज नहीं होता, यानी राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होता है। हर एक 2 साल बाद क्या होता है ना कि 1/3% लोग, यानी 1/3 लोगों को चेंज कर दिया जाए। जब मान लीजिए 1/3 लोगों को चेंज किया जाए, लगभग मान के चलिए 30%, तो बाकी 60-65% लोग हैं ना वहाँ पे जी। तो यानी वो फिर
30% सीट को चेंज किया गया, बाकी जो बचे उनको में से उनमें से 30% को चेंज कर दिया गया। इसी तरह 1/3 हमेशा चेंज होते रहता है। इस तरह क्या होता है कि ये कभी खत्म नहीं होता है। राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का। लोकसभा कार्यकाल 5 सालों का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनना है तो 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, और राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को शिक्षकों का मतलब शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है, और लोकसभा को अशिक्षित लोगों का भी सदन कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। बस ये उसके बाद 82 नंबर देखिए, 82 नंबर को कहा गया है कि देखिए सांसद वगैरह बनते हैं कि नहीं, सांसद है तो हमारे क्षेत्र में भी सांसद है, हर जगह सांसद वगैरह अच्छे तरह के सांसद बनते हैं। तो सांसदों की बनने की प्रक्रिया कैसे कही गई है? 10 लाख लोगों पर एक सांसद होगा। ये कब कहा गया? 1971 में जब जनगणना हुई थी उसी समय कह दिया गया था कि 10 लाख पर एक जो सांसद की व्यवस्था होगी। ये व्यवस्था कब तक चलेगी? 2026 तक, यानी 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसमें चेंज किया जाएगा कि कितने लाख पर एक जो होते हैं क्या बोलते हैं आपका सांसद होने की व्यवस्था की गई, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे, कहाँ आएंगे लोग? 86 पर। 86 और 89 में देखेंगे तो 86 में क्या है? अभिभाषण है। तो राष्ट्रपति जब भी नया ये सदन बनता है, प्रत्येक साल या नया जब सत्र आता है तो उसमें अभिभाषण देता है, यानी राष्ट्रपति को अभिभाषण देने की छूट है। किसमें कहा गया? अभिभाषण मतलब क्या है? जाकर सभा में अंदर जाकर भाषण दे सकता है। तो 86 नंबर कहा गया। और 89 में क्या है? 89 में देखेंगे तो राज्यसभा का उपसभापति और सभापति, यानी कि कहा गया है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है, और एक उप सभापति होगा। इस किस में चर्चा की गई? 89 में। उसके बाद आएंगे 93 में दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा की। इस समय कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला जी हैं, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा किसमें? 93 में। अब लोकसभा के पास अध्यक्ष के पास पावर क्या रहता है? पावर बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए जब ये संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जब लाता है, संयुक्त अधिवेशन मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों को लोग एक साथ बैठाया जाता है, उसी को संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और बात समझ लीजिए कि 60 दिन तक अगर कोई भी मेंबर, ये लोकसभा का वो मेंबर अनुपस्थित रहता है, यानी अब्सेंट रहता है, तो उनको ये पद से हटा भी सकता है या किसी भी तरह का उनका पनिशमेंट दे सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत पावर होता है उनके पास, ठीक है। उसके बाद 93 हो गया। उसके बाद देखेंगे तो ये कुछ पॉइंट याद कर लेंगे। प्रस्ताव जो बार बार आप सुनते हैं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो गया, या उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव हो गया, या कार्य स्थगन प्रस्ताव हो गया। ये 3 प्रस्ताव जो है ये चर्चा में आते रहता है। खासकर ये अविश्वास प्रस्ताव जो है ये बहुत बार आता है। सरकार गिर जाती है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर पाया, कोई भी दे देता है कि हमको विश्वास नहीं है कि इनके पास सरकार चलाने के लिए आदमी नहीं है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव ये काफ़ी चर्चा में रहा था। 3 तरह के प्रस्ताव होते हैं: अविश्वास प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, और उसके बाद से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, याद रखिएगा। उसको बताएंगे तो संसद का सत्र जो होता है, यानी जो सीजन चलता है, कौन कौन सीजन? देखिए तो बजट सत्र, मानसून सत्र, और एक बाद शीतकालीन सत्र। बजट सत्र याद रखिएगा सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र। बजट सत्र जो होता है जो सबसे बड़ा सत्र होता है, ठीक है। क्या होता है? बजट सत्र जो होता है सबसे बड़ा सत्र होता है। और बजट सत्र कब चलता है? तो याद रखिए बजट पेश कब होता है? 1 फरवरी को पेश होता है। तो 1 फरवरी से लेकर मई तक चलता है बजट सत्र, ठीक है। ये सबसे बड़ा सत्र होता है। उसके बाद आ जाता है मानसून सत्र। मानसून सत्र चलेगा आपका जुलाई से अगस्त तक चलेगा। जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है मानसून सत्र। और उसके बाद शीतकालीन जो सत्र होता है सबसे छोटा होता है, नवंबर दिसंबर 2 महीने चलता है मात्र। नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये सत्र चलता है। सबसे छोटा सत्र कौन सा हो जाएगा? शीतकालीन सत्र हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह का सत्र है, याद रखिएगा। उसके बाद समितियाँ याद रखिए। समितियों में क्या क्या है? प्राक्कलन समिति आ जाएगी, लोक लेखा समिति हो जाएगी, और सरकारी उपकला समिति हो जाएगी। तो समिति 3 तरह की होती है, याद रखिएगा। समिति जो होता है, अब समिति में कौन कौन मेंबर जुड़े रहते हैं, इनका क्या काम रहता है, इनको समझ लीजिए। सबसे तो पहले से प्राक्कलन समिति ये सब चीज़ों का आकलन करने का काम करती है। इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितना होता है? 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। उसको बताएंगे तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो होता है, ये जितना भी काम काज हो रहा है उसको जांच पड़ताल करने के लिए लोक लेखा समिति बनाई गई। उस लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसका हेड जो रहता है लोक लेखा समिति का, वो विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। विपक्ष का ही होता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आएंगे तो सरकारी उपकला समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का होता है, ठीक है। ये सब होता है। प्राक्कलन समिति को ये प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को, मतलब लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा भी कहा जाता है, यानी दोनों एक दूसरे से दोनों काम लगभग सेम ही होता है। उसको बताएंगे तो क्या काल दिया गया है, काल दिया शून्यकाल और प्रश्नकाल। देखिए शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल होता है 11 से 12 बजे
का जो टाइमिंग होता है, जो सत्र चलता है, यानी जो संसद के अंदर जो सत्र चलता है उसमें 11 से 12 बजे का जो टाइमिंग है उसको क्या कहा गया, प्रश्नकाल कहा गया, और उसको 12 से 1 को कहा गया शून्यकाल। एक और बात याद रखिए कि जो शून्यकाल है ना वो भारत का ही देना। पूछ देगा कि शून्यकाल, विश्व में शून्यकाल की शुरुआत किसने किया था या शून्यकाल किसकी देना है, तो भारत के देना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। प्रश्नकाल में तो मान लीजिए सीधे सीधे दिख रहा है प्रश्न पूछने का काम हो रहा होगा। शून्यकाल में क्या होता है, शून्यकाल में कोई भी नियम कानून को हटा दिया जाता है, मतलब संसद के अंदर उस समय 12 से 1 बजे का जो टाइमिंग होता है उसमें कोई भी कानून नहीं चलेगा। देखिए आप टीवी वगैरह में देखते होंगे कि मार नेता एक दूसरे से जमा फाड़ वाला कार्यक्रम शुरू कर दिया, एक दूसरे का जमा फाड़ने लगा। ये सब कब होता है, वही 12 से 1 बजे वाला देखिएगा टाइमिंग मिलाइएगा। अब इसके बाद से जब देखिएगा ना तो टाइमिंग मिलाइएगा, 12 से 1 बजे वाला जो होता है शून्यकाल में, उसी में एक दूसरे गाली गलौज, झगड़ा झुगड़ी, जमा फाड़ सब हो जाता है नेता लोग को। ठीक है, थोड़ा मर्यादा में रह के करता हुआ, ऐसा ना कि वहीं पर बैठ के कबड्डी खेलने लगे लोग। ठीक है, तो ये शून्यकाल में कब से कब चलता था, 12 से 1 बजे तक चलता है। ठीक है, इसमें कोई भी नियम काम नहीं करता है। उसके बाद आएंगे तो उसके बाद क्या किए हैं कि बहुत सारा आर्टिकल जो है जो मेरे दृष्टि से लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आप ध्यान से देखेंगे और इसको सब जब मैं बता दूंगा तो आप भी देखेंगे कि इसके अलावा जो पॉलिटी में जितने भी आर्टिकल से संबंधित जो हो गया एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। तो आर्टिकल नंबर 100 में क्या कहा गया, 100 में कहा गया अटेंडेंस की बात, यानी कि गणपूर्ति मतलब होता है अटेंडेंस। संसद में कितने लोग अटेंडेंस उसकी देखना है, संसद में कितना लोग होना चाहिए तब सत्र चलेगा, 1/10 यानी 10% लोग कम से कम होना चाहिए, आना चाहिए वहाँ पे। 108 में क्या किया गया, संयुक्त अधिवेशन। वही अभी जस्ट बोले कि संयुक्त अधिवेशन जो है 108 में कही गई है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष यानी ओम बिरला जी अभी जो हैं। 110 नंबर में धन विधेयक, 112 में बजट की चर्चा है ना, वार्षिक वित्तीय इशू कहा जाता है ना, यानी 112 नंबर में किसकी चर्चा है, बजट की। 110 नंबर पर धन विधेयक। अब देखिए कोई भी विधेयक जो होता है वो धन विधेयक है कि नहीं ये कौन तय करता है, तो इसको भी याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कि कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है कि नहीं। 117 में आएंगे तो वित्त विधेयक। ठीक है, 117 नंबर में आएंगे तो वित्त विधेयक। और 123 याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है 123, इसमें भी याद कर लिए 123। 1 2 3 काम हो जाएगा फ्री आपका। 1 2 3 में क्या है, 123 में आर्टिकल में क्या कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी तरह का अध्यादेश ला सकता। अध्यादेश मतलब होता है सिंपल भाषा में समझिए कानून, जैसे कि कृषि कानून आया था जिसका काफ़ी विरोध हुआ, 2 सालों तक रगड़ के किसानों ने विरोध किया, तब जाके सरकार यहाँ पे झुकी, वरना एकदम पुष्पा बन गई थी कि झुकेगा नहीं। ठीक है, तो कितना किसान मर गया, लो ठंडी गर्मी बरसात सब बिता दिया लो किसान, लेकिन सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही थी, एकदम पहले ही पुष्पा बन चुका था सरकार। ठीक है, तो ये कानून आया कैसे, क्योंकि उस समय तो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में कोई भी सत्र चल नहीं रहा था, मतलब ये जो बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया या शीतकालीन सत्र, ये सत्र चलेगा तभी ना कोई कानून बनेगा। एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा तो साइन होगा कानून, तभी ना कानून बनता है। कानून बनने का यही नियम है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आकस्मिक स्थिति में यानी इमरजेंसी में राष्ट्रपति के पास पावर है, वो चाहेगा तो कोई भी कानून ला सकता है, उसी को बोला जाता है अध्यादेश। वो किस आर्टिकल में कहा गया, 1 2 3 1 2 3 यानी 123 123। इसको सिर्फ याद रखिए, 1 2 3 काम हो गया फ्री, 1 2 3 काम हो गया फ्री। ठीक है ना, अब 1 2 3 गिनते रहिए, काम फ्री हो जाएगा आपका। तो ये इमरजेंसी में है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, क्योंकि अब अभी कुछ देर पहले ही बोले थे कि राष्ट्रपति जो होता है एक तरह से औपचारिक कार्यपालिका उसके पास होता है, यानी कि नाम के लिए उसके पास कार्यपालिका है। कुछ भी करना रहता है ना तो प्रधानमंत्री चाहेगा तो डायरेक्ट करा लेता है राष्ट्रपति से, भाई काम कीजिए, और राष्ट्रपति बोल नहीं सकते कि नहीं करेंगे, नहीं कह देंगे नहीं करेंगे तो अध्यादेश जारी हो जाएगा उनके ऊपर। ये अध्यादेश बोल रहा है, महाभियोग जारी हो जाएगा 61 आर्टिकल नंबर 61 के तहत। ठीक है, हटा देगा लो तो चुपचाप राष्ट्रपति साइन कर देता लो। तो एक्चुअल में राष्ट्रपति भले ही कानून ला रहे हैं अध्यादेश जो 123 के तहत, लेकिन वो ला कौन रहा है, प्रधानमंत्री ला रहा है। ठीक है, पीएम ला रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कृषि कानून जो आया था या किसी भी इमरजेंसी में जो भी कानून लागू होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो 123 1 2 3 के तहत लागू होता है, राष्ट्रपति लागू करता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो 124 नंबर, 124 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात की गई, यानी 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें पूरा देश है कि सब चीज़ों को उसमें सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताइए। ठीक है, 121 को बस याद रखिए कौन सा आर्टिकल में है, तो 124 124 कौन सा आर्टिकल में, 124 आर्टिकल में है, ये सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई। उसके बाद आएंगे तो 127 में कहा गया है एडहॉक जज। एडहॉक जज क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी किसी स्थिति में, मान लीजिए कि अभी तो फिलहाल में मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 34 जज है, चाहे 33 होते हैं ये बाकी मुख्य जज, ये जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और एक होता है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज जो होता है एक होता है, सीजीआई जो एक होगा, और बाकी 33 अन्य जज है, यानी दोनों को मिलाकर 34 हो गया। तो मान लीजिए कि कोई भी सुनवाई वगैरह हो रहा, उसमें से बहुत सारे जज गायब हैं और जज की ज़रूरत है, तो उस इमरजेंसी में किसी अन्य जज को बुलाया जाता है। मान लीजिए अदर स्टेट से बुला लिया, जैसे कि इलाहाबाद का जज को बुला लिया जाएगा, बिहार के जज, पटना के जज को बुला लिया जाएगा, किसी भी राज्य से कोई भी जज को बुला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा कि आइए थोड़ा सा सुनवाई में आपकी ज़रूरत है, तो वो जो जाएंगे ना, उन्हीं को कहा जाता है एडहॉक जज, यानी कि आपको ज़रूरत के अनुसार आपको बुलाया गया, ठीक है, फिर आपको भेज दिया जाएगा। तो वो किस आर्टिकल में कहा गया, तो 127 में कहा गया। उसके बाद आएंगे 131 में कहा गया है ना कि यहाँ देख सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट की जो भी विवाद होगा, यानी कि 131 में कहा गया है 131 में कहा गया है कि अगर किसी भी तरह का सेंट्रल और राज्य के बीच में विवाद हो जा रहा है, मान लीजिए सेंट्रल चाहती है कि बिहार से कोई क्षेत्र अलग हो जाए और बिहार का तो हम अलग होने ही नहीं देंगे, क्या कीजिएगा आप। तभी सब मान लीजिए विवाद का बात हो गया, केंद्र सरकार चाहती है हो जाए और राज्य सरकार होती है नहीं होगा, क्या कीजिएगा आप। तो अब ये विवाद कहाँ जाएगा, विवाद जाएगा कहाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाके इसकी सुनवाई होगी। और हाई कोर्ट में तो होगा नहीं ना जी, हाई कोर्ट में का कौन हाई कोर्ट में कीजिएगा, किस स्टेट का हाई कोर्ट में कीजिएगा, कोई संतुष्ट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में विवाद होगा। सिंपल बात है, समझ। 137 नंबर में क्या है, 137 याद रखिएगा ना, पूर्वावलोकन कहा जाता है। पूर्वावलोकन मतलब कि क्या कहा जाता है, 137 का मतलब क्या होता है, पूर्वावलोकन का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी कोर्ट जो है अपना सुनवाई दिया है किसी को, जैसे मान लीजिए सुनवाई दिया है कि कोई आदमी ऐसे चोरी किया था तो 10 गो आम पर उनको सज़ा को माफ़ी दिया जा रहा है कि आप 10,000 रुपये, कुछ भी मतलब 10,000 रुपये ला के दीजिए और आपकी जो चोरी की जो सज़ा है वो सामान आप जब्त करा दीजिए पुलिस के सामने, आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम कोई और चोरी किया तो उसको क्या किया कि मान लीजिए कि उसको कहा लो कि आप सरकार, आप तो पिछले जो चोरी किया था जो आदमी, उसको तो 10,000 फाइन दिए थे, 10,000 फाइन लगा के चोरी के सामान जब्त करा के छोड़ दिए थे, ठीक है, इसको भी वैसे छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो चोर है थोड़ा डेंजरस है, या ये जज को लग रहा है कि ना हमसे पहले जो जजवा था वो तो गड़बड़ सजा दे दिया, 10,000 में छोड़ दिया, तो मान लीजिए ऐसा रहेगा तो हर बार ये कोशिश करेगा लो, तो कहा कि नहीं अब 50,000 लगेगा। तो यानी कि अपने ही फैसला पर फिर से बदल सकता है हाई कोर्ट के, या कोई भी जज होता है अपना ही फैसला बदल सकता है। इस किस आर्टिकल में कहा गया, 137 आर्टिकल में कहा गया कि पूर्वावलोकन कर सकता है, यानी कि पूर्व की जो चीज़ें कही गई है उसके अनुसार भी सजा दे सकता है, या मन करे तो बदल भी सकता है, उसी को कहते हैं पूर्वावलोकन, ठीक है। तो 137 में उसके बाद आएंगे 143 आई लव यू करना, एक 143 आई लव यू नहीं, मतलब 143 याद रखिएगा। 143 मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो ये सीजीआई से आई लव यू कह सकता है। कहने का मतलब सीजीआई को बुलाएगा, कहेगा कि हमको किसी भी तरह का या मतलब कोई भी कानूनी सलाह लेनी हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो मुख्य जज है उनसे राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया, 143 में कहा गया, यानी कि एक दूसरे को बैठ के साथ में आई लव यू वाली बातें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो 148 148 याद रखिएगा, जो होता है ये सीएजी है ना, सीएजी महान्यायवादी जो होता है, महान्यायवादी जो है ये महान्यायवादी किस आर्टिकल में चर्चा है, तो 148 याद रखिए, सीधे 148 में महान्यायवादी की चर्चा है। ये इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रकानी कायोसस। रकानी का मतलब क्या होता है, ये राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। राज्यपाल के कौन कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो याद रखिए 153 से लेकर 159 तक याद रखिएगा रकानी कायोसस, ठीक है। जैसे कि अभी जस्ट बताएं कि आपको, जैसे राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति के कहाँ से है, तो 53 से लेकर 61 तक है ये राष्ट्रपति का, ये 52 से लेकर 61 तक, सॉरी 52 से लेकर 61 तक याद रखिए राष्ट्रपति का, और 62 छोड़कर 63 से लेकर 69 तक है उपराष्ट्रपति का। उसके बाद से राज्यपाल का उसी तरह है कि कहाँ से 153 से लेकर 159 तक, ठीक है। जैसे लिखिएगा रकानी कायोसस, पेज पे लिख लीजिएगा और उसके नीचे लिखिए 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 तक। बस हर चीज़ का मतलब समझा दिए। र मतलब होता है राज्यपाल, का मतलब उसके कार्यकाल, उसके बाद कार्यवाहक होता है, ठीक है। उसके बाद नी मतलब निर्वाचन, उसके बाद का से कार्यकाल कितना साल का होता है, और यू से योग्यता। उसके बाद आएंगे सस से एक हो जाएगा शर्त, एक हो जाएगा शपथ, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो आपका देखेंगे 161 नंबर में दिया है क्षमादान राज्यपाल। अभी जस्ट बताएं हैं कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा दे सकता है, क्षमादान कर सकता है। उसी तरह राज्यपाल भी है, किसी को भी क्षमा कर सकता है आर्टिकल 161 के तहत, ठीक है। उसको बता चुके हैं। आर्टिकल 163 164 देखेंगे। 163 में क्या किया गया, मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई। जैसे मान लीजिए यहाँ भी कहा गया था कि मंत्रिपरिषद होगा, जैसे आर्टिकल 74 में, तो 74 में याद रखिएगा
ये सेंट्रल वाली बात कही गई थी, सेंट्रल में एक मंत्रिपरिषद बनेगा यानी सांसद पार्लियामेंट में। उसी तरह 74 में था सेंट्रल में, ठीक है, क्या था 74 में था सेंट्रल में, और 163 में यानी ये वो कम हो जाएगा, चल जाएगा, तो यानी 174 अगर रहता तो सेम हो जाता। तो 163 में क्या है, 163 में कहा गया है राज्य में जो मंत्रिपरिषद बनेगा उसकी चर्चा है 163 में, और 164 में क्या है, सीएम की चर्चा है, मुख्यमंत्री का, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो 165 में कहा है महाअधिवक्ता, जैसे कि वहाँ 76 में था ये क्या बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, उसी तरह यहाँ पर रहेगा मुख्यमंत्री के लिए 165 में महाअधिवक्ता। 168 में देखेंगे तो 168 में क्या है, विधानसभा और विधानमंडल की चर्चा है, ठीक है 168 में। और 170 171 देखिए, 168 में है विधानमंडल की चर्चा, 169 छोड़ देंगे, उसके बाद 170 आएंगे। 170 में देखेंगे तो ये विधानसभा की चर्चा है, 170 विधानसभा और 171 विधान परिषद। और विधानसभा विधान परिषद सेम लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही होता है, ठीक है। उच्च सदन निम्न सदन, इतना उम्र कम उम्र ज़्यादा उम्र 35 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष, वही सेम प्रक्रिया, ठीक है, विधानसभा और राज्यसभा का। जैसे मान समझिए कि विधानसभा जो है वो लोकसभा की तरह हो जाएगा, अब विधान परिषद जो है वो राज्यसभा की तरह हो जाएगा। अब बस दोनों के बारे में बता चुके, इसी दोनों का सेम वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बजट के बारे में, जैसे कि वहाँ था बजट कितने था 112 नंबर में, यहाँ बजट राज्य का बजट किसमें हो जाएगा 202 नंबर में, याद रखिएगा राज्य का बजट 202 और पूरे सेंट्रल का बजट हो जाएगा 112 नंबर में, ठीक है। उसके बाद आएंगे 213 में राज्यपाल द्वारा आदेश, 213 में यहाँ बताया था कि 1 2 3 काम करो शुरू, ठीक है, 1 2 3 काम हो गया शुरू। तो ये कौन से कर रहा था, राष्ट्रपति आदेश लाना है तो 1 2 3 कर देगा, वही चीज़ आपको देख सकते हैं 1 2 3 राष्ट्रपति, और इसी एक को हटा देंगे, इसको एक को हटा कर इधर अंदर डाल देंगे, यानी 2 1 3 तो कौन हो जाएगा, ये राज्यपाल चाहे तो अध्यादेश ला सकता है राज्य में, ठीक है। राज्यपाल मतलब कोई भी कानून बना सकता है, सेम कहानी है, तो याद रखिएगा 203। वही चीज़ हुआ है, अभी पढ़े लोग कि 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ एक मिटा दीजिए बीच में घुसा दीजिए तो 214 में हाई कोर्ट, ये कितना सिंपल है। 124 में क्या है सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट। 216 में हाई कोर्ट की गठन की बात की गई, देखिए 214 में कहा गया कि हाई कोर्ट एक होगा और 216 में कहा गया कि हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। 226 में याद रखिएगा रीट, 226 में अभी बोले थे उसमें पढ़ाए थे। तो 32 नंबर में 8 मतलब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप जाकर के नाले में आप कह सकते हैं रीट जारी वहाँ पर डाल सकते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ये आर्टिकल 32 के तहत बताया था कि इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा था, ठीक है। उसी तरह अगर ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे, अगर हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 226 जो लिखा हुआ है इसके तहत कहाँ जाइएगा, आपको हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कीजिएगा कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी भी तरह का है ना प्रॉब्लम हो, आप जाकर हाई कोर्ट में जाकर रीट जाहिर कर सकते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित। उसके बाद 231 देखेंगे तो 2 स्टेटों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। देखिए मान लीजिए कि 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है ना, 2 स्टेटों का एक हाई कोर्ट होता है, एक केस लड़ा जाता है, तो 2 स्टेटों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये किसने किस आर्टिकल में कहा गया, तो 231 आर्टिकल में कहा गया। 231 में कहा गया कि 2 स्टेटों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। 2 स्टेटों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, किस कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 231 में कहा गया, ठीक है ना। इसको बताएंगे 233 में कहेंगे 233 में 233 में आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात है। 233 में किसी चर्चा है तो 233 में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा की गई, किसी का आगे गया तो 233 के साथ क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा की गई। 233 यानी 233 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, याद रखिए 124 में सुप्रीम कोर्ट, 214 में हाई कोर्ट और 233 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा की गई। उसके बाद आएंगे तो 262 में क्या किया गया कि नदी जल विवाद जो भी होगा उसकी चर्चा किस में की गई है, 262 आर्टिकल में याद रखिएगा। 266 में याद रखिएगा 266 संचित निधि और 267 आकस्मिक निधि, ठीक है। संचित निधि सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि सीधा क्वेश्चन पूछ देता है बीपीएससी में, भाई सीधे क्वेश्चन पूछ देगा संचित निधि जो है किस आर्टिकल में कहा गया, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 266 और 267 में 261 में किसकी आकस्मिक निधि की चर्चा की गई है, याद रखिएगा। उसके बाद 280 आएंगे तो वित्त आयोग, याद रखिएगा वित्त आयोग जो है वित्त आयोग की चर्चा किस में कही गई है, 280 नंबर आर्टिकल में कहा गया है। उसके बाद 312 315 आएंगे। 312 में कहा गया अखिल भारतीय सेवा की बात की गई, अखिल भारतीय सेवा की चर्चा किस में, 312 में। 315 में यूपीएससी आयोग, वही यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन आयोग के जो है चर्चा किस में है, 315 में। उसके बाद आएंगे 324
324 जो पिछले बीपीएससी एग्जाम में पूछेगा, निर्वाचन आयोग पूछा था कि निर्वाचन आयोग का गठन या निर्वाचन आयोग जो है कि चर्चा किस आर्टिकल में कही गई है, तो 324 में ये, ठीक है। 324 में कहा गया किसको, ये निर्वाचन आयोग। इस बार पूछेगा आपको ये क्या बोलते हैं 338 पूछेगा, 338 पूछेगा आपको, पूछेगा कि ये ओबीसी SC ST का आयोग जो है कौन सा है। 324 जो है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। 324 कौन सा हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। उसके बाद आएंगे तो 340 नंबर क्या है, ओबीसी आयोग। 340 नंबर क्या है, ओबीसी आयोग है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, 340 नंबर आर्टिकल क्या है, ओबीसी आयोग है, ओबीसी आयोग। उसके बाद देखेंगे तो 340 में ओबीसी, देखिए याद रखिए 338 जो होता है SC आयोग और 338 के A ST आयोग होता है। उसके बाद आएंगे तो 352 नंबर, 352, 356, 360 ये सब ये आपातकाल की बताता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो होता है वो किस में है, 352 में। और राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है किस में, 356 में। याद रखिएगा राष्ट्रीय आपात जो आता है 352, राष्ट्रपति शासन 356, 360 क्या होता है, वित्तीय आपात जो भारत में कभी भी नहीं आया हुआ है और मनाही कभी वित्तीय आपात नहीं है। जैसे हाल फिलहाल में श्रीलंका में वित्तीय आपात आ गया, चाइना ये क्या बोलते हैं नेपाल जा ही रहा है, बहुत सारा देश वित्तीय आपात से जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति भारत में ना है, ऐसी दुआ कीजिए, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो 368 में संशोधन की बात कीजिए, यानी कि कोई भी आर्टिकल वगैरह हो उसमें चेंज वगैरह करना है तो पार्लियामेंट में जाकर संशोधन, पार्लियामेंट में बैठकर संशोधन किया जा सकता है। कैसे संशोधन होता है, दो तरह से संशोधन, एक साधारण बहुमत के साथ, एक होता है विशेष बहुमत के साथ। साधारण बहुमत में 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो चेंज हो जाएगा, और कोई कानून होता है जो विशेष बहुमत के साथ ही चेंज होता है। उसमें क्या होता है कि 2/3% लोग यानी 2/3 भाग यानी 66% लोग की अनुमति और साथ ही साथ में आधे से ज़्यादा राज्यों की अनुमति होती है, तभी जाके वो चेंज होता है। वो बहुत बड़े विशेष कानून पर चेंज करना होता है। जैसे कि 370 धारा है तो 66% लोगों ने अनुमति दिया होगा और आधा से ज़्यादा राज्यों की अनुमति लेकर चेंज किया गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल हैं मेरे दृष्टि से जो भी लग रहा है, जैसे ये जो भी आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछने की संभावना मेरे दृष्टि से नहीं लगता है। एक आर्टिकल आपका छूट गया 343 क्या है, 343 कोई बताएगा 343, आप कमेंट बॉक्स में उसमें बताइए 343 जो आर्टिकल क्या है। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करिएगा 343 में, ठीक है। तो ये आर्टिकल वगैरह आप देख लीजिए। ये भाषा की बात करिए, भाषा अभी जस्ट बताया था कि भाषा कितना 14 भाषा है, जिसमें 14 भाषा उस समय थी जब संविधान बना था, बाद में 22 भाषा कर दी गई। 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा जुटा सिंधी, 61वें द्वारा 3 भाषा जुड़ा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन हुआ था क्या बोलते हैं आपका 1992 में। उसके बाद आए थे तो क्या आपका, उसके बाद आएंगे तो उसके बाद आ जाएंगे ये 4 भाषा जुड़ा मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। 4 भाषा जुड़ा, वो 92 संविधान संशोधन 2003 में जुड़ा। तो ये जितने भी आर्टिकल वगैरह है उसको समझ लीजिए, ठीक है। जितने भी आर्टिकल है उसको आप देख लिए, समझ लिए, और मेरे दृष्टि से जो भी आर्टिकल आपको लग रहा है वो उसको आपको ध्यान से देख लेना है, उसको समझ लेना है, ठीक है। और इससे अलावा जितना भी है, जैसे कि मान लीजिए संविधान का स्रोत कहाँ से ले लिया गया, और भी जो विशेष चीज़ है उनको अभी जस्ट इसको थोड़ा देर बाद बता दिया जाएगा। मेरे हिसाब से जो भी आर्टिकल वगैरह था उसको आप बेहतर तरीके से समझ ली। चलिए, तो आर्टिकल वगैरह पढ़ लिए लो। अभी क्या देखना, अभी देख सकते हो यहाँ पर देखना है कि संविधान सभा में संविधान सभा जब बना उस समय क्या क्या हुआ था। उसके बाद देखेंगे समितियाँ कौन कौन थी, ये संविधान सभा में जितने भी वर्ड जोड़े गए हैं वो स्रोत वगैरह कहाँ से आया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ संविधान सभा। तो संविधान सभा का गठन हुआ था किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन आया कब था, तो 1946 में, याद रखिएगा, ठीक है। उस समय मेंबर कितने थे, तो उस समय मेंबर थे 299। कितने मेंबर थे, 389, 389 ना, 299 तो बाद में बचे है ना। 389 जो मेंबर थे उसमें से ये मुस्लिम लीग का भी मेंबर था जब कैबिनेट मिशन आया था। बाद में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन ये मुस्लिम लीग निकल गया, भाग गया। तो मुस्लिम लीग में कितने मेंबर थे, 90 मेंबर थे। तो 389 में से 289 में से 389 में से 90 चले गए तो 299 बचा। तो 290 चलेगा, 90 चलेगा तो 299 मेंबर बचे जो भारतीय संविधान के
जो नया नया संविधान बन रहा था उस समय ये लोग उस समय संविधान सभा में बैठे हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तो संविधान में संसद रखने की बात कितनी कही गई थी, 10 लागों पर एक संसद रहने की बात कही गई, जिसको हम बता भी चुके हैं। 1971 में ये नियम लगा, 2026 तक रहेगा। पहली बैठक कब हो रही है संविधान सभा की, तो 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो रही है संविधान सभा में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। उस समय अस्थायी यानी टेम्पोररी अध्यक्ष किसे चुन लिया गया सॉरी टेम्पोररी आपको यानी अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को, याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया बाद में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र बाबू, अपने बिहार के जो राजेंद्र प्रसाद छपरा के, उनको चुन लिया गया अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को कौन लाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में प्रस्तावना बन जाता है। जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वही बाद में क्या हो जाता है, प्रस्तावना बन जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया संविधान सभा में, 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को क्या हो रहा है, पहली बैठक हो रही है। अस्थायी अध्यक्ष कौन बन रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन बन जा रहे हैं, तो राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखेंगे तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब आ रहा है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद आएंगे समितियाँ। उस समय 13 समितियाँ बनाई गई थी। नया जब संविधान सभा बन रहा था तो उसमें 13 समितियाँ थी। उसमें से प्रमुख जो समिति है उस समितियों के कौन कौन हेड थे उनके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि सलाहकार समिति था, सलाह देने वाला यानी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा BN राव। सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू जी, राजेंद्र प्रसाद थे संचालन के लिए। यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष यही थे, तो संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन होगा, राजेंद्र प्रसाद। प्रांत संचालन के लिए प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतों की यानी स्टेट वगैरह, राज्य प्रांत मतलब होता है स्टेट वगैरह, तो वो दिया गया था। स्टेट की जिम्मा दिया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। वो काफ़ी हार्ड और थोड़ा मजबूत दिल वाले थे, तो वो उन्हीं को सौंप दिया गया था कि राज्य जितने भी प्रांत है वगैरह को उनको मिलाने की, उनको किसी भी तरह के कब्जा करने का या जो भी करना है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रांत थे ना उसमें, 12 देशी रियासत थे, 534 से ज़्यादा प्रांत वगैरह थे भारत में। उन सबको चेंज करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। इन्हीं की सब देन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो प्रांत संचालन समिति किनको दिया गया, सरदार पटेल को। संघ प्रांतीय यानी सेंट्रल किसके पावर में रहेगा, तो नेहरू जी को, चूँकि PM यही बने इसीलिए। उसके बाद से प्रारूप समिति का यानी कि पूरे संविधान का रूप देने का काम कौन करेगा, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि संविधान निर्माता वही है तो रूप देने का काम वही ना करेंगे, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। संविधान अंगीकृत कब किया गया, तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत यानी पारित हो गया। संविधान जो है पारित हो गया, लेकिन इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो झंडा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ देता है, KN मुंशी। झंडा संचालन समिति के अध्यक्ष KN मुंशी और BN राव, याद रखिएगा सलाहकार समिति के। ये दोनों में से कन्फ्यूजन होता है बार बार। उसको बताएंगे तो स्रोत, यानी कि जैसे कि संविधान में पढ़िएगा पूरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने अभी बताया था, उसमें न्यायपालिका, CAG, लोक सेवा आयोग जो 312 में था और ये CAG 148 में था, इन सभी की चर्चा अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले किए लोग। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो कहाँ से आया, यानी संविधान जब बना तो कहाँ से लिए गए, तो सबसे पहले जो 1935 में आज़ादी से पहले जब भारतीय ये जो शासन अधिनियम 1935 था, 1935 जो था, उसी समय कानून बनाया गया था। जैसे अंग्रेजों ने ये कांग्रेस को दिया था कि आप उस समय लाया था 1935 का ये भारत शासन अधिनियम लाया था 1935 लास्ट में, वही अधिनियम आया था। उसी अधिनियम को क्या माना जाता है, जो संविधान जो बना है ना, लगभग 70% मान के चलिए कि 1935 वाला ही अधिनियम को हूबहू उतार लिया गया। बाकी 30-40% जो है ना, जो संविधान निर्माता है, जैसे कि मेन हेड अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनके साथ बहुत सारे लोग थे। तो जो उस समय संविधान बना रहे थे ना, तो पूरे विश्व की जिस देशों में संविधान बन गया था उस संविधान को पढ़ा गया, पहले उसको पढ़ के उसमें से जो बेस्ट लगा ना उसको लेकर इसमें अपने संविधान में डाल दिया गया। ठीक है, तो न्यायपालिका, CAG और लोकसभा आयोग कहाँ से था, तो 1935 में पहले से था। और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो संसदीय शासन प्रणाली लिया गया, जैसे हमारे यहाँ संसद है वही। एकल नागरिकता, क्योंकि ये अमेरिका में देखेंगे तो डुअल नागरिकता पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल की व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। USA से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार। उसके बाद से 137 क्या है, पूर्वावलोकन जो है राज्य, ये
जज का पूर्वावलोकन पढ़ा चुके हैं 137। उसके बाद 61 क्या है, महाभियोग है। 61 ये राष्ट्रपति महाभियोग लाने की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया, यूएसए से। उसके बाद आएंगे कनाडा से। कनाडा से क्या है, तो संघात्मक व्यवस्था यानी संघ की व्यवस्था जो है ये कनाडा से लिया गया। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास क्या होती है, जैसे देखिए 3 तरह की सूची होगा, एक सम सूची, एक राज्य सूची, एक होता है केंद्रीय सूची और एक होता है समवर्ती सूची। 3 तरह हो गया। तो यानी कि राज्य के पास कुछ काम बांट दिया गया, राज्य सूची में चला गया है ना। पहले 66 था उसको 61 कर दिया गया, ठीक है। और ये उसके बाद ये समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में उसके बाद से ये आपका संघ सूची है, संघ सेंट्रल वाला संघ सूची है, इन सब को बांट दे। उसके अलावा अपशिष्ट शक्ति जैसे कि मान लीजिए इसरो वगैरह का काम है या कोई भी अलग शक्ति जो है वो किसके पास रहेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ये कहाँ से लिया गया, ये बात कनाडा से लिया गया, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड से आएंगे तो डीपीएसपी, पहले भी बता चुके, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। और मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में 12 को मनोनीत सदस्य की बात कही गई थी संविधान में, वो किसे लिया गया था, आयरलैंड से। उसको अब हटा भी दिया गया क्योंकि ये अब उतना एंग्लो इंडियन वाला हटा दिया गया। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जिसकी व्यवस्था की जाती है उसको हटा दिया। उसको बताएंगे साउथ अफ्रीका से 368 लिया गया, यानी कि 368 क्या है, संविधान संशोधन लिया गया किसे, जर्मनी से, जर्मनी बोला, साउथ अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। जर्मनी से तो आपातकाल लिया गया है ना। उसके बाद आएंगे तो फ्रांस से क्या लिया गया, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र। ये जो 42वें संविधान संशोधन हुआ ना, इसमें ये वर्ड जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये आया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र ये वर्ड जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। उसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची अभी बोले हैं, जो राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची होती है। और 108 क्या है, संयुक्त अधिवेशन, ये कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसको जर्मनी से भी बोले आपातकाल लिया गया, यानी 352, 356, 360 ये आपातकाल किसे लिया गया, जर्मनी से। रूस से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए वर्तमान जब संविधान बन रहा था, पूर्व में जब उसमें बन रहा था संविधान में, उसमें मौलिक जो कर्तव्य थे एक भी नहीं था, ठीक है। बाद में ये 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य हो गया, अभी फिलहाल में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। विशेषता क्या है हमारे संविधान की, तो देखेंगे सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी जो संविधान है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व की सबसे बड़ी संविधान यही है, भारत का लिखित संविधान। ब्रिटेन का जो है ना लिखित नहीं है, अलिखित है, यानी ऐसे ही है, वो लिखा हुआ नहीं है कहीं भी। और अमेरिका का जो है लिखित संविधान है, लेकिन भारत का जो है सबसे बड़ा संविधान है लिखा हुआ, लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये नम्यता और अनम्यता, लचीला एवं कठोर, यानी कि संविधान में कहीं के दिखेगा तो लचीलापन दिया गया, यानी बहुत सारा छूट दी गई, कहीं कहीं इसको कठोर भी बनाया गया ताकि स्थिति जो सामान्य बने रहे। एकल नागरिकता है हमारे देश में है, इस संविधान में कहा गया है। सभी को मत देने का अधिकार है, ठीक है, ये भी कहा गया है। सो निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की गई है। 3 स्तर का यहाँ पे गया, 3 स्तर बनाया गया है ये न्याय, ये शासन चलाने के लिए। एक तो केंद्र, इसके बाद स्टेट, उसके बाद स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में नगर पालिका वगैरह पंचायत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना देखेंगे, हमारे प्रस्तावना का क्या मेन है, अभी जो बोले हैं जस्ट की उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी जो ये लाते हैं संविधान सभा में, इसको पारित करते हैं ये प्रस्तावना को। उसी प्रस्तावना को बाद में क्या कर दिया गया, ये आपका क्या बोलते हैं, प्रस्तावना कर दिया गया, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था बाद में प्रस्तावना बन गया, ठीक है। तो प्रस्तावना के ये विचार आया कहाँ से, तो विचार सबसे पहले आया, प्रस्तावना जो है विचार कहाँ से है, तो यूएससीसी। भाषा की कहाँ की है, तो भाषा है ऑस्ट्रेलिया की। याद रखिएगा जो प्रस्तावना की भाषा है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और विचार कहाँ से लिया गया प्रस्तावना का, तो यूएसए यानी अमेरिका से। पारित कब हुआ, तो यहाँ देखें तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ ये पूरा संविधान, और लागू कब हो गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद दीर्घकालीन सपनों का, ये सपनों का विचार है, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इस प्रस्तावना को किसने कहा था, कि ये जो प्रस्तावना है दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसने कहा था, अय्यर ने कहा था, ठीक है, अय्यर जी ने कहे थे। और एक और चीज़ इसमें देखेंगे तो आर्टिकल 32 को आत्मा किसने कहा था, आर्टिकल जो 32 है इसको किसने कहा था, कि आर्टिकल जो 32 है उस आत्मा, इसको पहले भी बता चुके। जो बता रहे थे पूरा आर्टिकल, तो आर्टिकल 32 जब आया था तो बताए थे कि किसने कहा है कि आर्टिकल 32 जो है ये संविधान की आत्मा है, किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइएगा, जो बच्चे ध्यान से देखेंगे उसको याद होगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे संशोधन देखेंगे, तो बहुत सारे संशोधन हुए जिसमें से कुछ संशोधन को यहाँ लिख दिया गया। पहला संशोधन 1951 में हो गया था, भूमि सुधार, बताया था कि भूमि सुधार बहुत ही जरूरी था, इसीलिए 1951 में ही पूछ देगा पहला संशोधन कब हुआ था, 1951 में ही। 50 में लागू हो रहा है, संविधान सभा बन रहा है, और 51 में संशोधन हो जा रहा है। 7वां संशोधन हो रहा है 1956 में, क्यों हो रहा है, तो भाषीय राज्य, देखिए क्या हो रहा है, जैसे राज्य वगैरह के गठन हो रहा था ना, तो उस समय ये SK धर आयोग बना,
कि राज्य को किस तरह से बनाया जाए, भाषा का आधार बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, इसका अपना रिपोर्ट दिए। तो एसके धर आयोग जो रिपोर्ट दिया ना, बोला कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। तो इसके विरुद्ध में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बहुत सारे जो साउथ राज्य थे वो धरना पर बैठ गए, जिसमें जो आंध्र प्रदेश का एक थे वो धरना पर बैठ गए। 56 दिन लगभग धरना बैठे, क्या नाम था उनका न पिल्लू कुछ करके ऐसे नाम था, ठीक है। तो वो 56 दिन तक वो धरना पर बैठ गए। तो 56 दिन धरना पर बैठने के कारण, भूख हड़ताल पर बैठने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद क्या हुआ कि बहुत उग्र रूप ले लिया आंध्र प्रदेश के वहाँ के जनता लोग। तो उसके बाद क्या हुआ कि तत्कालीन तुरंत जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली आयोग नामक एक गठन किया, फजल अली आयोग। उसको फजल अली के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, उसका नाम था फजल अली आयोग। उसने भाषा के आधार पर, उसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा, उसने कहा, ठीक है। तो पहला आयोग कौन था? एसके धर आयोग, जिसने भाषा को नकार दिया, और दूसरा मान के एक्सेप्ट कर लिया भाषा को, किसने? फजल अली आयोग। तो उसी के बाद से पहला जो राज्य बनता है आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर बना, ठीक है। ये कब हो रहा है? तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन में। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हो रहा है 1975 में। कब हो रहा है? तो गोवा को राज्य की दर्जा दिया जा रहा है, ये 1975 में 22वां राज्य की दर्जा। क्योंकि आज़ादी के बाद भी गोवा पे क्या है ना, पुर्तगालों का शासन था, समझे। बाद में इसको अपने कब्जा में किया गया। 42वां संविधान संशोधन देखेंगे 1976 में। 42वें संविधान संशोधन जो है उसमें इतना ज़्यादा संशोधन किया गया ना कि उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। उस समय इंदिरा गांधी के शासन था। इंदिरा गांधी चाहती थी क्या ना कि जो संविधान जो बना है ना वो इस तरह से कर दिया जाए कि पूरी तरह से उसमें प्रधानमंत्री के हाथ में पावर आ जाए। जैसे कोई भी कानून पास करना हो तो राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, अपना ही आपातकाल लगाना हो तो आराम से लगा सकते, मतलब कुछ भी प्रधानमंत्री के हाथ में पूरा पावर चाहती थी। ये बहुत ही डेंजरस था, समझे। बहुत सारा चेंज हो भी गया था, जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक कर दी थी, है ना, अपने हाथ में पावर रख ली थी, राष्ट्रपति का पावर हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1978 जब आया, 1978 आया, तो 1978 में ना उस जितना भी 42वें संविधान संशोधन में जो चेंजिंग किया गया था, यानी ये जो इंदिरा गांधी जो चेंज की हुई थी, प्रधानमंत्री को पावर दी हुई थी, उसको हटा दिया गया और उसको हटा के बहुत सारी चीज़ों उसमें सुधार किए गए। कब सुधार किए गए? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 52 आएंगे 92वें, यानी 52वां संशोधन जो हुआ 1985 में हो रहा है। किस लिए? दल बदल को कहाँ रख दिया गया? 10वीं अनुसूची शेड्यूल में रख दिए गए। 61वें देखेंगे तो 1989 में। 61वें संविधान संशोधन 1989 में हो रहा है। 21 वर्ष उस समय तक वोट देने का अधिकार था। उसके बाद क्या कर दिया कि 18 वर्ष के भी व्यक्ति वोट दे सकता है, पुरुष या महिला कोई भी हो। 65वें संविधान संशोधन 1990 में हो रहा है। इसमें क्या आ रहा है? 65वें संविधान संशोधन 1990 में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? एससी आयोग लाया जा रहा है। एससी आयोग को कहाँ रखा गया है? बता चुके हैं, आर्टिकल 338 में है आर्टिकल एससी आयोग। उसके बाद से 89वां यानी 89वां जो आ रहा है संविधान संशोधन 2003 में, उसमें क्या कहा रहा है? एसटी आयोग की चर्चा की गई है। एसटी आयोग कहाँ है? 338 के ए में रखा गया है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी का है। 123वां ओबीसी का है और 124वां जनरल को, जो जनरल की 10% आरक्षण की बात कही गई है, वो 124वां संशोधन है। 123वां ओबीसी का है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे जो राष्ट्रीय जो ध्वज है ये कब लिया गया, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये सब कब लिया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को एक्सेप्ट कब किया गया? तो 22 जुलाई 1947, याद रखिएगा। 1947 आज़ादी के समय ही 22 जुलाई 1947 को ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। 1947, ठीक है। 1947 में आज़ादी, यानी 15 अगस्त में आज़ादी हुआ, उससे पहले ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक्सेप्ट हो गया था। उससे पहले भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया गया पूरा तरह से कि यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, ये 24 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी से जस्ट 2 दिन पहले इसको एक्सेप्ट किया गया। और गीत जो वंदे मातरम है वो 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया। चिन्ह जो है, जो अशोक स्तंभ जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है, उसको भी 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी संविधान सभा जब बन रहा था, संविधान जब बनाया जा रहा था, उसी समय जब लागू हो रहा था 1950 में, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसी समय ये ध्वज, गान, गीत और चिन्ह को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया गया, राष्ट्रीय सब चीज़ हो गया, ठीक है, नेशनल हो गया। राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो किसके आधार पर चलता है? तो शक संवत के आधार पर। शक संवत क्या है? तो 78 ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल, उसने अपने ही शासनकाल के समय ये कैलेंडर शुरू किया था, जिसको कनिष्क का शक संवत कैलेंडर कहा जाता है। वही उसी कैलेंडर को हम भारत में भी फॉलो किया जाता है, ठीक है, भारत में भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये आज हम लोग जितना भी पॉलिटी का सेशन था, मेरे हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट थे, हमको नहीं लग रहा है कि इससे बाहर कुछ बचेगा। अभी से पहले जो मैंने आर्टिकल वगैरह जो पूरा पढ़ा दिया, जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा आर्टिकल को समझाया गया बेहतर तरीक़ा से, और उसके बाद ये सारी चीज़ टॉपिक को पढ़ा दिया गया। इससे बाहर पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन आने की संभावना हमें नहीं लगता है कि होगी, ठीक है।
और आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ है तो विशेष तैयारी कर सकते हैं। मेरे दृष्टि से तो यही है। तो आज हम लोग पॉलिटी को कवर किए, इसी तरह कल फिर किसी और सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे लोग। ज्योग्राफी हो गया, एक हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, या करंट अफेयर तो चल ही रहा है, करंट अफेयर का जो अपलोड किया जा रहा है वीडियो, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो जो बच्चे बीपीएससी एग्ज़ाम वगैरह देने वाले हैं 8 मई को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए विशेष रूप से ये बनाया जा रहा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या तो उनसे अनुरोध है कि जो भी बच्चे या आपके ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं जो बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और अपनी कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि किस तरह का वीडियो लगा, और दूसरा किस सब्जेक्ट पर बनाया जाए, किस सब्जेक्ट पर और इस तरह का वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। चलिए।